एक करोड़पति ने बिना किसी कारण अपनी नौकरानी को निकाल दिया। जो उसकी मां ने कहा, उसने सब कुछ बदल दिया। दरवाजे पर रखा डिब्बा, सेवा द्वार के सामने फर्श पर एक डिब्बा पड़ा था। एक सुपरमार्केट के लोगो वाला गत्ते का डिब्बा, जिसमें वे चीजें भरी थीं जो अंजलि शर्मा ने 16 महीने के काम के दौरान जमा की थीं। एक अतिरिक्त तकिया कवर, एक जोड़ी अतिरिक्त जूते, काम की सूचियों वाली एक नोटबुक और सबसे ऊपर परी की लेमिनेटेड तस्वीर, जिसे वह हमेशा सफाई कक्ष की शेल्फ पर रखती थी। अंजलि गैराज के प्रवेश द्वार पर रुक गई। सुबह के 7:15 बजे थे। वसंत कुंज के इमारतों के बीच से दिल्ली की धूप तिरछी पड़ रही थी और नुक्कड़ की बेकरी से ताजे समोसों की खुशबू आ रही थी। सब कुछ किसी भी अन्य सोमवार जैसा ही था, सिवाय उस डिब्बे के। राज मल्होत्रा दरवाजे के पास हाथ अपनी पैंट की जेबों में डाले खड़ा था। ग्रे टाई, गहरा सूट, एक ऐसे व्यक्ति का भाव जिसने पहले ही कोई फैसला ले लिया है और उसे बदलने का जरा भी इरादा नहीं है। शुभ प्रभात, अंजलि ने बिना हिले डुले कहा। शुभ प्रभात। एक खामोशी छा गई, जो ठीक उतनी देर तक रही जितनी देर किसी वाक्य को गिरने में लगती है। तुम्हारा सामान वहीं है, राज ने कहा। आज तुम अंदर नहीं आओगी। अंजलि ने डिब्बे को देखा, उसने राज को देखा। उसने अभी तक कुछ नहीं पूछा था। उसके पास एक प्रशिक्षित वृत्ति थी जिसने उसे सिखाया था कि जल्दबाजी में पूछे गए सवालों से जवाब नहीं मिलते, दीवारें मिलती हैं। कुछ हुआ है क्या? उसने धीरे से पूछा। हाँ, कुछ हुआ है। क्या हुआ? राज ने अपनी जेब से एक हाथ निकाला और उसे अपनी गर्दन के किनारे पर फेरा। एक ऐसा इशारा जो अंजलि को, यह वही इशारा था जो वह तब करता था जब कोई चीज उसे असहज करती थी, लेकिन वह यह मानना नहीं चाहता था कि वह असहज है। कुछ चीजें ठीक नहीं हैं अंजलि, इन्वेंट्री में, कुछ चीजों के क्रम में। उसने एक पल के लिए रुककर कहा, और मेरे पास यह सोचने के कारण है कि तुम इस काम में पूरी तरह ईमानदार नहीं हो। अंजलि ने उसे घूर कर देखा। क्या आप कह रहे हैं कि मैंने कुछ चुराया है? मैं कह रहा हूं कि कुछ अनियमितताएं हैं जिन्हें मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। मुझे बताइए कि मैंने चुराया है। मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। आप किसी और शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका मतलब वही है। अंजलि की आवाज नहीं कांपी। यह एक धीमी, नियंत्रित आवाज थी, किसी ऐसे व्यक्ति की आवाज जो जानता है कि अगर वह अपना आपा खो देता है तो वह सब कुछ खो देता है। मिस्टर मल्होत्रा, मैं इस घर में 16 महीने से काम कर रही हूं। मैं कभी देर से नहीं आई, मैंने कभी छुट्टी नहीं ली, मैंने कभी किसी ऐसी चीज को नहीं छुआ जो मेरी नहीं थी। मैं बहस करने नहीं आया हूं, मैं भी नहीं, मैं काम करने आई हूं। वह अब संभव नहीं है। उसके बाद की खामोशी पिछली से अलग थी, ज्यादा भारी, किसी ऐसी चीज की सघनता के साथ जो खत्म हो रही हो। अंजलि ने अपनी नजर डिब्बे पर डाली। उसने गत्ते की सिलवटों के बीच से परी की तस्वीर झांकते हुए देखी। वह गोल चेहरा, बड़ी आंखें, जब वह अभी तक नहीं जानती थी कि दुनिया तुम्हें चोट पहुंचा सकती है। उसने सांस ली। मुझे यह बताने की जरूरत है कि आप मुझ पर किस बात का ठीक ठीक आरोप लगा रहे हैं, उसने कहा। यह कोई आरोप नहीं है, यह एक व्यावसायिक निर्णय है। एक व्यावसायिक निर्णय। अंजलि ने शब्दों को ऐसे दोहराया जैसे वह उन्हें तोल रही हो। 16 महीने के बाद, बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी वास्तविक स्पष्टीकरण के, यह एक व्यावसायिक निर्णय है। मैं तुम्हें तुम्हारा उचित मुआवजा दूंगा। वह पहले ही गणना कर लिया गया है। मुझे मुआवजे में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे यह जानने में दिलचस्पी है कि मैंने क्या किया। अंजलि, मैंने क्या किया मिस्टर मल्होत्रा? राज ने पहली बार उसे सचमुच देखा जब से वह आई थी, और एक पल के लिए, इतना संक्षिप्त कि अंजलि कसम नहीं खा सकती थी कि ऐसा हुआ था। कुछ उसकी आंखों से गुजरा जो दृढ़ता नहीं थी, कुछ जो संदेह जैसा लग रहा था, लेकिन वह गायब हो गया। फैसला ले लिया गया है, उसने कहा। मुझे अफसोस है। अंजलि ने एक बार बहुत धीरे से सिर हिलाया। उसने जमीन से डिब्बा उठाया। वह भारी नहीं था, लेकिन उसने उसे अपने सीने से कसकर दोनों हाथों से पकड़ रखा था, जैसे कि वह एकमात्र ठोस चीज उपलब्ध हो। वह सड़क की ओर मुड़ गई। तभी उसने घर का दरवाजा जोर से खुलते हुए सुना। अंजलि। श्रीमती सुमित्रा की आवाज तेज, जरूरी थी, उस डर के लहजे के साथ जो तब आता है जब कोई इतना जी चुका हो कि उसे पता हो कि कब कुछ सचमुच गलत है। अंजलि रुक गई। श्रीमती जी ने मुख्य प्रवेश द्वार की 3 सीढ़ियां पकड़कर उतरते हुए 76 वर्षीय व्यक्ति की चिंताजनक गति से, जिसे दौड़ना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी दौड़ती है, उतर गईं। उन्होंने वही लाल शॉल पहनी थी जो वह हमेशा सुबह पहनती थी। अपनी घर की दिनचर्या वाले हरे सलवार कमीज और उनकी आंखें ऐसे डर से भरी थीं जो अतिरंजित या नाटकीय नहीं था, वह वास्तविक था। मत जाओ, उसने कहा।
अंजलि तक पहुंचकर उसके हाथ पर हाथ रखते हुए, कृपया मत जाओ मां। राज की आवाज दरवाजे से तनावपूर्ण लगी। मां, घर में जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। श्रीमती सुमित्रा ने उसे देखा तक नहीं। उनकी आंखें अंजलि पर टिकी थीं और अब उनके दोनों हाथ उसके हाथ पर थे, उस दबाव के साथ जो कोई उस चीज को छोड़ना नहीं चाहता जो उससे दूर जा रही हो। उसने तुम्हें क्या कहा? क्या हुआ? मुझे बताओ क्या हुआ। श्रीमती सुमित्रा, कृपया शांत हो जाइए। सब ठीक है। ठीक नहीं है, इनमें से कुछ भी ठीक नहीं है मां। राज सीढ़ियां उतर आया। उसकी आवाज में अब एक मुश्किल से दबा हुआ आदेश था। यह अंजलि और मेरे बीच की बात है। घर में जाओ। क्या तुमने उसे निकाल दिया? खामोशी। क्या तुमने उसे निकाल दिया? राज, यह एक काम का फैसला है मां। तुम्हें, मैं इस पर सड़क पर बहस नहीं करूंगा। तुमने उसे क्यों निकाला? राज ने अपना मुंह खोला, उसे बंद किया, एक पल के लिए अंजलि को देखा और फिर अपनी नजर सड़क पर फेर ली। कुछ चीजें ठीक से काम नहीं कर रही थीं। क्या चीजें? श्रीमती सुमित्रा ने अंजलि को छोड़ दिया और अपने बेटे की ओर मुड़ गईं। क्या चीज काम नहीं कर रही थी? कि वह हमेशा समय पर आती थी, कि उसने तुमसे कभी ऐसा कोई एहसान नहीं मांगा जो वह लायक नहीं थी, कि इन महीनों में वह इस घर में एकमात्र व्यक्ति थी जो वास्तव में मौजूद थी। मां, आवाज कम करो। मैं आवाज कम नहीं करूंगी। श्रीमती जी की आंखें चमक रही थीं। वे ठीक आंसू नहीं थे, वह कुछ ज्यादा घना था। तुम महीनों से ऐसे फैसले ले रहे हो जिन्हें मैं नहीं समझती और मैं चुप रही हूं, लेकिन यह नहीं। राज, अंजलि उन दोनों को देख रही थी। उस दृश्य में कुछ ऐसा था जिसने उसे इस तरह से निहत्था कर दिया था जैसा कि खुद नौकरी से निकाले जाने ने नहीं किया था। श्रीमती सुमित्रा का दर्द इतना सच्चा, इतना अनफिल्टर्ड था कि अचानक उसके हाथों में पकड़ा डिब्बा और भारी हो गया। श्रीमती सुमित्रा, उसने धीरे से कहा, सच में चिंता मत कीजिए। मुझे चिंता है, मैं ठीक रहूंगी। यह वह नहीं है जिसकी मुझे चिंता है। श्रीमती जी ने उसे ऐसी तीव्रता से देखा जिसे अंजलि नहीं समझ पाई। कुछ चीजें हैं जो मेरा बेटा नहीं जानता, चीजें जो मुझे उसे पहले बतानी चाहिए थीं। मां, राज की आवाज बदल गई। अब उसमें कुछ अलग था। वह आधिकारिक नहीं थी, वह लगभग बेचैन थी। तुम किस बारे में बात कर रही हो? श्रीमती सुमित्रा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह अंजलि को उस अभिव्यक्ति के साथ देख रही थी जो कोई ऐसा फैसला ले रहा हो जिसे बहुत लंबे समय से टाला जा रहा था। अंदर आओ, उसने अंत में अंजलि से कहा। कृपया बस एक पल। मां, राज ने कहा, मैंने पहले ही फैसला ले लिया है। और मैंने भी। श्रीमती सुमित्रा ने उसे देखा और उस नजर में कुछ ऐसा था जो उसने बहुत समय से नहीं देखा था, उसकी मां का वास्तविक अधिकार, बिना किसी रियायत के। अंजलि, अंदर आओ, तुम और मैं बात करेंगे और इस बार तुम सब कुछ सुनोगे। राज ने अपना मुंह खोला, उसे बंद किया, अंजलि को देखा, अपनी मां को देखा, और उस सुबह पहली बार वह वही था जिसे समझ नहीं आया कि क्या कहना है, जो कविता ने बुना। उस सुबह से 3 हफ्ते पहले कविता रस्तोगी राज के घर मंगलवार की दोपहर 2 बोतल शराब और एक सवाल के साथ आई थी जो मासूम लगा। रात की सफाई करने वाली यहां कब से काम कर रही है? राज अपने डेस्क पर अनुबंधों की समीक्षा कर रहा था। उसने नजर भी ऊपर नहीं उठाई। अंजलि नाम है उसका। 1 साल से ज्यादा, 1 सवा साल। कविता सोफे के किनारे पर बैठ गई। उसने अपने पैर क्रॉस किए और एक बोतल खोली। और वह हमेशा रात में आती है, 10 बजे आती है, 2 बजे जाती है। यह वही शिफ्ट है जो उसने मांगी थी। उसकी एक बेटी है, कितना सुविधाजनक। राज ने उस बार नजर ऊपर उठाई। किस अर्थ में सुविधाजनक? कविता मुस्कुराई। यह एक ऐसी मुस्कान थी जिसे सहज दिखने के लिए गढ़ा गया था, किसी भी अर्थ में नहीं। बस कह रही हूं। उसने उसे एक गिलास दिया। क्या तुम सच में उसकी जिंदगी के बारे में कुछ जानते हो? मैं काफी जानता हूं। क्या तुम्हारे पास सत्यापित संदर्भ हैं? वह एजेंसी से आई थी। एजेंसियां भी गलत होती हैं। कविता ने धीरे से शराब पी। मैं बस कह रही हूं कि कुछ चीजें हैं जिन्हें हम नहीं देखते क्योंकि हम उन्हें ढूंढ नहीं रहे होते। तुमने पिछली बार घर का पूरा इन्वेंट्री कब किया था? राज ने उसे देखा। तुम मुझसे यह क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। उसने गिलास मेज पर रखा और सीधे उसे देखा। राज, तुम्हारी मां बूढ़ी हो रही है। तुम दिन में 12 घंटे काम करते हो। यह घर कई रातों को एक ऐसे व्यक्ति के साथ अकेला रह जाता है जिसकी कोई निगरानी नहीं करता। मैं यह नहीं कह रही हूं कि कुछ हो रहा है, मैं कह रही हूं कि निश्चित रूप से जानना अच्छा होगा। राज ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने अनुबंधों को फिर से नहीं देखा। यह वही था जिसकी कविता को ठीक जरूरत थी। अगले हफ्ते वह एक सूची के साथ आई। कोई स्पष्ट सूची नहीं, कोई सीधा आरोप नहीं,
बस एक कागज जिस पर छोटी लिखावट में तारीख के हिसाब से नोट्स थे, एक ऐसे व्यक्ति के लहजे में जो बस सावधानी बरत रहा था। देखो, उसने राज को कागज बढ़ाते हुए कहा। मुख्य हॉल का गुलदस्ता 2 हफ्तों में 3 बार अपनी जगह से हटा दिया गया है। कोई और कर्मचारी उसे नहीं छूता क्योंकि वे जानते हैं कि तुमने उसे वहां रखा था। गेस्ट बाथरूम में रखा टॉयलेटरी किट गायब हो गया है। चांदी के कटलरी सेट में, जो तुम्हारे पिता का था, पिछले महीने से 3 पीस कम है। राज ने अपनी भौहें सिकोड़ी। टॉयलेटरी किट मैंने ढूंढी थी, वह दालान की अलमारी में थी। और उसे किसने रखा था मुझे नहीं पता। और कटलरी मैंने नहीं गिनी है। हाँ, कविता ने बिना किसी नाटकीयता के कहा, एक ऐसे व्यक्ति के लहजे में जो बस एक तथ्य बता रहा हो। मैं पिछले हफ्ते दराज में गई थी और गिना था। मूल इन्वेंट्री से 3 पीस कम है, जो तुमने मुझे तब दिखाए थे जब हमने डेटिंग शुरू की थी। राज चुप रहा। राज, मैं कुछ नहीं कह रही हूं, मैं बस तुम्हें वही बता रही हूं जो मैंने देखा। तुम तय करो कि उसके साथ क्या करना है। जो कविता ने उसे नहीं बताया वह यह था कि उसने खुद गुलदस्ते को हटाया था, कि उसने खुद टॉयलेटरी किट को दालान की अलमारी में रखा था, कि चांदी के कटलरी के 3 पीस उसके हैंडबैग में एक कपड़े में लपेटे हुए थे, उस दिन वापस करने के लिए तैयार थे जब उनकी जरूरत नहीं होगी। कविता रस्तोगी कई चीजें थीं, अधीरता उनमें से एक थी, लेकिन जब स्थिति की मांग होती थी तो धैर्यवान भी। और स्थिति की मांग थी। अंजलि शर्मा से कविता को सबसे ज्यादा चिढ़ाने वाली चीज चोरी की संभावना नहीं थी। वह कुछ ऐसा था जिसे नाम देना ज्यादा मुश्किल था और इसलिए लड़ना ज्यादा मुश्किल था। यह वह तरीका था जिससे श्रीमती सुमित्रा उसके बारे में बात करती थी। जिस दिन कविता राज की प्रेमिका के रूप में उस घर में आई थी, श्रीमती जी ने उसके साथ त्रुटिहीन शिष्टाचार और उतनी ही त्रुटिहीन दूरी बनाए रखी थी। दयालु, हाँ, मौजूद, हाँ, लेकिन कभी भी गर्मजोशी भरी नहीं, कभी उस तरह से नहीं जैसे एक माँ किसी को सचमुच स्वीकार करती है। इसके विपरीत जब वह अंजलि का जिक्र करती थी तो उनकी आवाज में कुछ बदल जाता था। अंजलि ने मुझे नई दवा के निर्देश पढ़ने में मदद की जो बहुत छोटे अक्षरों में लिखे हैं। अंजलि कल मेरे लिए हैंड क्रीम लाई जो मैंने उसे यूं ही बताई थी। उसे याद था। अंजलि और मैंने कल रात काफी देर तक बात की। वह एक बहुत ही मूल्यवान लड़की है। कविता उन वाक्यों को मुस्कुराते हुए और मानसिक रूप से सक्रिय रिकॉर्ड के साथ सुनती थी। रात की शिफ्ट की एक सफाई कर्मी ने श्रीमती सुमित्रा के दिल में उससे ज्यादा जगह बना ली थी, जो उसके बेटे की पार्टनर के रूप में 8 महीने से थी। यह कोई छोटी बात नहीं थी, यह एक समस्या थी और कविता समस्याओं को हल करती थी। अंतिम कदम नौकरी से निकाले जाने से 10 दिन पहले आया। कविता ने एक रात का इंतजार किया जब राज व्यापार डिनर पर था और श्रीमती सुमित्रा एक कठिन सप्ताह की थकान के कारण जल्दी सो गई थी। वह अपनी चाबी के साथ घर आई। राज ने उसे 3 महीने पहले दी थी और सीधे कीमती सामान के कमरे में गई, वह छोटा स्टडी जहां वह अपने परिवार की सबसे महत्वपूर्ण यादें रखता था। डेस्क पर एक फ्रेम वाली तस्वीर थी, एकमात्र तस्वीर जहां राज के पिता सचमुच मुस्कुरा रहे थे। कैरिबियन समुद्र तट पर ली गई उनके बीमार पड़ने के सालों पहले। कविता ने उसे फ्रेम से निकाला, उसे अपने पर्स में रखा, फिर ऊपर बाईं दराज में ढूंढा जहां वह जानती थी कि राज अपने दादाजी की एक पुरानी घड़ी रखता था। एक ऐसी वस्तु जिसे वह कभी इस्तेमाल नहीं करता था लेकिन कभी छूता भी नहीं था। उसने उसे एक रुमाल में लपेट दिया। फिर वह सफाई कक्ष में गई। उसने छोटी शेल्फ खोली जहां अंजलि अपना निजी सामान रखती थी। वह जानती थी क्योंकि राज ने उसे एक बार बिना किसी दुर्भावना के घर के दौरे के हिस्से के रूप में दिखाया था। उसने घड़ी को अंजलि के अतिरिक्त तकिया कवर के नीचे रख दिया। उसने खाली फ्रेम को बिना तस्वीर के एक सप्लाई बॉक्स के पीछे रख दिया। वह हॉल में वापस आई। उसने पानी पिया। उसने अपनी धड़कन को सामान्य होने का इंतजार किया। फिर उसने राज को फोन किया। नमस्ते जानू, सुनो, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पापा की तस्वीर कहाँ हो सकती है, जो हमेशा तुम्हारे स्टडी में रहती है? मैंने उससे देखना चाहा, वह फ्रेम में नहीं है। 3 दिन बाद राज को अंजलि के अतिरिक्त तकिए के नीचे अपने दादाजी की घड़ी मिल गई जब वह एक सफाई का दस्ताना ढूंढ रहा था। तस्वीर का जिक्र कविता ने एक नापी हुई कोमलता के साथ किया, जैसे कि कोई इशारा नहीं करना चाहता लेकिन नोटिस किए बिना रह नहीं सकता। राज ने पुलिस को फोन नहीं किया, यह उसका अंदाजा नहीं था। उसने उस रात अंजलि का सीधे सामना भी नहीं किया क्योंकि उसका एक हिस्सा जिसे कविता अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं कर पाई थी, टुकड़ों को जोड़ नहीं पा रहा था। लेकिन संदेह पहले ही बोया जा चुका था और राज मल्होत्रा जैसे स्वाभिमानी व्यक्ति में संदेह अपने आप बढ़ता था।
नौकरी से निकाले जाने की सुबह राज 6 बजे उठ गया। वह उठने से पहले 40 मिनट तक छत को देखता रहा। उसने खुद अपनी कॉफी बनाई, हालांकि कर्मचारी कर सकते थे। वह पीछे के बगीचे की ओर देखने वाली खिड़की के सामने खड़ा हो गया और पिछली बार के बारे में सोचा जब उसने अपनी मां को सचमुच मुस्कुराते हुए देखा था। यह 3 हफ्ते पहले की एक रात थी। वह पानी के गिलास के लिए देर से नीचे आया था और उसने अपनी मां और अंजलि को रसोई में बैठे हुए देखा था। दोनों के पास एक एक कप चॉकलेट था। धीरे धीरे बात कर रही थी। वह यह नहीं सुन पाया कि किस बारे में, लेकिन श्रीमती सुमित्रा की अभिव्यक्ति ऐसी थी जो उसने अपने पिता की मृत्यु से पहले से नहीं देखी थी। वास्तव में मौजूद होने का भाव, अकेला न होने का भाव। राज बिना आवाज किए घूम गया और सीढ़ियां चढ़ गया। अब हाथ में कॉफी और सेवा द्वार के पास तैयार गत्ते का डिब्बा लिए उसने उस तस्वीर के बारे में सोचा और उसे कुचल दिया। क्योंकि कविता सही थी, कोई भी आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकता। कोई भी स्नेह को अपने निर्णय पर हावी नहीं होने दे सकता। उसने यह सालों पहले सबसे बुरे तरीके से सीखा था, उन लोगों के साथ जिनके बारे में अभी सोचना प्रासंगिक नहीं था। अंजलि शर्मा ने 7-10 बजे घंटी बजाई और राज जेबों में हाथ डाले और फैसला लिए दरवाजे पर आ गया। उसे अपनी मां का अनुमान नहीं था। उसे यह अनुमान नहीं था कि श्रीमती सुमित्रा हफ्तों से कुछ छिपा रही थीं, कुछ ऐसा जो वह कहना नहीं चाहती थीं, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि उनका बेटा कभी न कभी वह देखेगा जो वह देख रही थीं, बिना किसी को बताए पड़े। लेकिन राज ने अंजलि को निकाल दिया था और अब श्रीमती सुमित्रा बोलने वाली थीं। श्रीमती सुमित्रा का संकल्प, डिब्बा अभी भी अंजलि के हाथों में था। श्रीमती सुमित्रा के दोनों हाथ उसके हाथ पर थे और राज अपनी मां से 3 कदम पीछे खड़ा था, उस अभिव्यक्ति के साथ जो यह नहीं जानता कि बोलना है या चुप रहना है और दूसरा विकल्प चुनता है क्योंकि उसे अभी तक सही शब्द नहीं मिले हैं। अंदर आओ, श्रीमती सुमित्रा ने दोहराया। कृपया अंजलि, बस एक पल। श्रीमती सुमित्रा, आपको यह करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे है। श्रीमती जी ने धीरे से उसका हाथ छोड़ा, जैसे कि वह जानती हों कि अगर वह ज्यादा कसकर पकड़ती तो अंजलि वैसे भी चली जाती। उन्होंने उसका गाल छुआ, मां का वह इशारा जो अपने और परायों के बच्चों में फर्क नहीं करता। आओ। अंजलि ने उसे देखा। उसने सड़क को देखा, अपने सामान से भरे डिब्बे को देखा, परी की तस्वीर ऊपर से झांकती हुई। उसने उस बस के बारे में सोचा जो उसे लेनी थी, उस अपार्टमेंट के बारे में जहां वह अकेली पहुंचती, रसोई की मेज पर पड़े मेडिकल बिलों के बारे में जो अपने आप गायब नहीं होते थे, और वह अंदर आ गई। राज ने बिना कुछ कहे दरवाजा बंद कर दिया। घर के गलियारे में हफ्ते के दिनों की सुबह की वह खामोशी थी जब दिन का स्टाफ अभी तक नहीं आता था और चुप्पी लगभग भौतिक थी। अंजलि ने डिब्बे को दीवार के पास फर्श पर सावधानी से रखा, जैसे कि वह अभी भी पूरी तरह से यह स्वीकार नहीं करना चाहती थी कि वह उसे ले जाने के लिए उसका था। बैठो। श्रीमती सुमित्रा ने उसे बैठक की कुर्सियों की ओर इशारा करते हुए कहा। मैं खड़ी ठीक हूं श्रीमती जी, मैं ठीक हूं। श्रीमती सुमित्रा ने सिर हिलाया। उन्होंने जोर नहीं दिया। वह राज की ओर मुड़ गईं, जो दरवाजे के फ्रेम पर हाथ बांधे खड़ा था। टाई थोड़ी मुड़ी हुई थी। एक ऐसे व्यक्ति का भाव जो एक ऐसी स्थिति को नियंत्रित करना चाहता है जो उसके हाथ से निकल रही है, बिना यह समझे कि कैसे। राज, उसकी मां ने कहा, क्या तुम मुझे ठीक ठीक बता सकते हो कि तुमने उसे क्यों निकाला? मां, हम पहले ही बात कर चुके हैं। हमने कुछ भी बात नहीं की। तुमने कहा कि अनियमितताएं थीं। वह कोई स्पष्टीकरण नहीं है, वह लंबे शब्दों वाला एक बहाना है। राज ने अपने हाथ खोले, उन्हें फिर से बांधा। घर में चीजें गायब हैं, कीमती चीजें। दादाजी अशोक की घड़ी सफाई कक्ष में मिली। पिताजी की तस्वीर स्टडी के फ्रेम से गायब हो गई। उसके बाद की खामोशी पिछली सभी से अलग थी, ज्यादा तनावपूर्ण, एक दिशा के साथ। श्रीमती सुमित्रा ने अपने बेटे को कई सेकंड तक बिना पलक झपकाए देखा। फिर बहुत धीरे से वह अंजलि की ओर मुड़ी। क्या तुम्हें पता था कि तुम्हारे कमरे में घड़ी थी? नहीं, अंजलि ने कहा, और उसने बिना आवाज उठाए, बिना हाव भाव के, उस शांति के साथ कहा जो एक ऐसी सच्चाई को कहता है जिसे अलंकरण की जरूरत नहीं होती। मुझे उस घड़ी के बारे में पहली बार तब पता चला जब मिस्टर मल्होत्रा ने गुरुवार को इसका जिक्र किया। मैंने उसे कभी नहीं देखा था। और तस्वीर? मुझे किसी तस्वीर के बारे में कुछ नहीं पता। श्रीमती सुमित्रा ने धीरे धीरे सिर हिलाया। मुझे भी नहीं, उन्होंने कहा। राज ने अपनी भौहें सिकोड़ी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैं तुमसे ज्यादा समय इस घर में बिताती हूं बेटा, और मेरी आंखें खुली हैं, हालांकि तुम कभी कभी सोचते हो कि नहीं। श्रीमती जी ने अपने हाथ बांधे, उनके बेटे के हाव भाव का एक अनैच्छिक आईना। तुमने पिछली बार वह घड़ी अपनी जगह पर कब देखी थी? मुझे ठीक से नहीं पता।
मैं जानती हूं। मैंने उसे ठीक 3 हफ्ते पहले दराज में देखा था। एक दोपहर जब कविता यहां थी, नाम कमरे में शांत पानी में एक पत्थर की तरह गिरा। राज ने अपना मुंह खोला, उसे बंद किया। मां, मैं तुम्हें किसी ऐसी चीज का आरोप नहीं लगा रही हूं जो असावधानी न हो, श्रीमती सुमित्रा ने उस शांति के साथ कहा जो किसी भी चिल्लाहट से ज्यादा कठोर थी। लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं चाहती हूं कि तुम अंजलि के उस दरवाजे से बाहर निकलने से पहले समझ लो, और वे छोटी चीजें नहीं हैं। राज, वे चीजें हैं जो मुझे तुम्हें पहले बतानी चाहिए थीं, और मैंने नहीं बताई क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या चीजें? श्रीमती जी ने अंजलि को देखा, और उस नजर में कुछ ऐसा था जिसे अंजलि भी पूरी तरह नहीं समझ पाई। माफी और फैसले का एक मिश्रण। क्या तुम मुझे अपने बेटे के साथ एक पल दे सकती हो? उन्होंने उससे पूछा। अंजलि ने सिर हिलाया, बैठक की ओर गई और अंत में एक कुर्सी पर बैठ गई। उसने अपने एप्रन की जेब से फोन निकाला। उसने देखा कि परी की क्रैश से एक मैसेज आया था। महीने के भुगतान की याद दिलाते हुए उसने जवाब दिए बिना उसे बंद कर दिया। दालान के अंत में श्रीमती सुमित्रा की आवाज धीमी, दृढ़, बिना लंबे विराम के बोलने लगी। एक ऐसे व्यक्ति की आवाज जो लंबे समय से कुछ कहने का इंतजार कर रहा हो और अब और इंतजार नहीं कर सकता। अंजलि ने शब्द नहीं सुने, लेकिन उसने लहजा सुना, और लहजा एक इकबालिया बयान जैसा था। स्टडी के अंदर राज ने अपनी मां को 4 मिनट तक बिना रोके सुना। श्रीमती सुमित्रा ने शुरुआत से शुरू नहीं किया। उन्होंने सबसे जरूरी बात से शुरू किया जो राज को अभी जानना जरूरी था, ताकि वह उस गलती की गंभीरता को समझ सके जो उसने उस सुबह की थी। उन्होंने उससे रातों के बारे में बात की। अंजलि सिर्फ सफाई नहीं करती थी, राज, वह महीनों से जरूरत से ज्यादा देर तक रुक रही थी। जब मैं सो नहीं पाती थी, और ऐसी रातें होती हैं जब मैं नहीं सो पाती, शरीर दुखता है और दिमाग नहीं रुकता, तो वह यहीं थी। वह मेरा साथ देने के लिए रुकती थी, मेरे लिए चाय बनाती थी। कभी कभी हम रात के 1 बजे तक बात करते थे। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम हमेशा किसी न किसी चीज में लगे रहते हो। क्योंकि जब तुम घर आते हो तो काम तुम्हारे चेहरे पर होता है, और मैं और बोझ नहीं बनना चाहती। उन्होंने एक पल का विराम लिया, और क्योंकि अंजलि ने मुझसे कहा था, वह कहती थी कि इसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है। वह यह इसलिए करती थी क्योंकि वह चाहती थी, इसलिए नहीं कि यह उसका कर्तव्य था। राज डेस्क को देखता रहा। वह नहीं, उस वाक्य को जिस तरह से तुम खत्म करने वाले थे, उसे खत्म मत करो, श्रीमती सुमित्रा ने कहा। मैं जानती हूं तुम क्या सोच रहे हो, कि यह उसे निर्दोष नहीं बनाता कि स्नेह और चोरी साथ साथ रह सकते हैं। मैं जानती हूं बेटा, मैं भोली नहीं हूं। वह एक कदम आगे बढ़ी। लेकिन कुछ और भी है, कुछ ऐसा जिसका चीजों से या घड़ी से या कविता ने तुम्हें जो कुछ भी बताया है उससे कोई लेना देना नहीं है। मां, कविता को इसमें मत लाओ। कविता पहले से ही इसमें है। तुम वह हो जिसने उसे अभी तक सही जगह पर नहीं रखा है। राज ने नजर ऊपर उठाई। इसका क्या मतलब है? श्रीमती सुमित्रा ने सांस ली। यह ऐसे व्यक्ति की सांस थी जो एक ऐसी रेखा पार करने जा रहा हो जिसके बाद वापसी नहीं होगी। इसका मतलब है कि मुझे तुम्हें जो बताना है वह घड़ी के बारे में नहीं है, वह अंजलि के बारे में है, कि वह वास्तव में कौन है। और जब तुम्हें पता चलेगा तो तुम समझोगे कि तुमने उस सुबह कोई निर्णय की गलती नहीं की, तुमने कुछ ज्यादा गंभीर किया। मैं क्या हूं मां? मुझे क्या नहीं पता? श्रीमती सुमित्रा ने उसकी आंखों में देखा। बैठो, उन्होंने कहा, और इस बार राज बैठक में बैठ गया। अंजलि ने फोन पर समय देखा। वह उस कुर्सी पर 19 मिनट से बैठी थी। डिब्बा अभी भी दीवार के पास था। बाहर एक ट्रक सड़क पर धीरे धीरे गुजरा, और इंजन की आवाज धीमी होती गई जब तक कि घर फिर से शांत नहीं हो गया। उसने परी के बारे में सोचा। बच्ची इस समय जाग रही होगी। नीचे के फर्श पर रहने वाली श्रीमती जी, जो कुछ सुबह अंजलि के जल्दी बाहर जाने पर उसकी देखभाल करती थी, उसे नाश्ता देंगी और उसे क्रैश ले जाएंगी। यह एक नाजुक व्यवस्था थी जो एहसानों और सद्भावना से बनी थी। एक ऐसी व्यवस्था जो केवल तब तक काम करती थी जब तक कुछ भी गलत नहीं होता था। अंजलि ने फिर से अपने दिमाग में हिसाब लगाया कि उसके खाते में कितना था, उसे कितना देना था। अगर उसे 2 हफ्तों से कम समय में नौकरी नहीं मिली तो उसे अगले 30 दिनों में कितना चाहिए होगा। अंक सही नहीं थे। परी का हृदय उपचार शुरू होने के बाद से अंक सही नहीं थे। उसने दालान में पैरों की आहट सुनी। राज स्टडी से बाहर आया। पहले वह बैठक में चला और अंजलि के सामने उस अभिव्यक्ति के साथ रुक गया जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वह उस सुबह की ठंडक नहीं थी, न ही अभी तक माफी थी। वह गहरे प्रकार की भ्रम थी। अंजलि, उसने कहा। उसने नजर ऊपर उठाई। तुम कब से ऐसे घरों में काम कर रही हो? यह एक अजीब सवाल था। यह वह सवाल नहीं था
जिसकी अंजलि उम्मीद कर रही थी। 19 साल की उम्र से, उसने धीरे से जवाब दिया। और पहले, दिल्ली आने से पहले तुम कहाँ रहती थी? अंजलि ने उसे और ध्यान से देखा। अब उन सवालों के लहजे में कुछ आकस्मिक नहीं था। लखनऊ में, उसने कहा। 17 साल की उम्र तक फिर मैं आ गई। और तुम्हारी माँ? अंजलि की खामोशी ठीक उतनी देर तक रही जितनी देर किसी व्यक्ति को यह तय करने में लगती है कि वह अपनी कहानी का कितना हिस्सा बताना चाहता है। मेरी माँ 12 साल की उम्र में मर गई थी, उसने अंत में कहा। राज ने बहुत धीरे से सिर हिलाया, जैसे कि यह जवाब कुछ ऐसा पुष्टि कर रहा हो जो उसे अभी अभी बताया गया था। श्रीमती सुमित्रा उसके पीछे दालान में दिखाई दी। उन्होंने अपने हाथ बांधकर दरवाजे के फ्रेम पर सहारा लिया और उस अभिव्यक्ति के साथ जो यह जानता हो कि आगे जो आने वाला है वह कुछ ऐसा बदल देगा जिसका अभी तक कोई नाम नहीं है। राज्य के पास एक और सवाल है, उन्होंने कहा, और मैं चाहती हूं कि तुम उसे ध्यान से सुनो अंजलि, क्योंकि जवाब मायने रखता है। राज ने अपने गर्दन के पिछले हिस्से पर हाथ फेरा, एक पल के लिए जमीन को देखा, फिर नजर ऊपर उठाई। तुम्हारी मां का नाम गीता था? लखनऊ की गीता शर्मा। बैठक में हवा का तापमान बदल गया। अंजलि उसे घूर कर देख रही थी। उसके हाथ में फोन स्थिर हो गया। बिल, बस, जो अंक नहीं मिल रहे थे वह सब उस सवाल के पीछे एक पल के लिए गायब हो गया। आप यह नाम कैसे जानते हैं? उसने बहुत धीरे से कहा। राज ने तुरंत जवाब नहीं दिया। श्रीमती सुमित्रा ने बात की। क्योंकि मैं तुम्हारी मां को जानती थी, उन्होंने कहा। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती थी और हमारे बीच एक कहानी है जो तुम्हारी मां ने तुम्हें कभी नहीं बताई, क्योंकि उसके पास समय नहीं था, और जो मैंने तुम्हें नहीं बताई क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम उसकी बेटी हो। विराम। 3 हफ्ते पहले तक। रहस्यों का कमरा। श्रीमती सुमित्रा उन दोनों को स्टडी में ले गईं। हॉल में नहीं, रसोई में नहीं, बल्कि स्टडी में, जो घर का सबसे ईमानदार कमरा था, जिसमें बिना सजावट के बेतरतीब ढंग से किताबें रखी थीं। शेल्फ पर बिना फ्रेम वाली तस्वीरें ढेर थीं। इतना इस्तेमाल किया हुआ सोफा जिसका कुशन धंस गया था। यह वह कमरा था जहां राज वास्तव में जो कुछ भी महत्वपूर्ण था उसे रखता था, और इसलिए यह एकमात्र जगह थी जिसे श्रीमती जी ने जो कहने वाली थीं उसके लिए उपयुक्त समझा। अंजलि धीरे से अंदर आई, जैसे कोई ऐसी जगह में प्रवेश करता है जो उसकी नहीं है और वह जानता है। वह दरवाजे के पास खड़ी रही। राज डेस्क पर सहारा लेकर खड़ा रहा। श्रीमती सुमित्रा ने सोफा ले लिया। वह इस तरह बैठीं जैसे उन्हें बैठने की स्थिरता की जरूरत हो, ताकि वह जो कहने वाली थीं उसे कह सके। 1989 में उन्होंने बिना किसी प्रस्तावना के शुरू किया। मैं बीमार थी। राज ने उन्हें देखा। उसे नहीं पता था। तुम 5 साल के थे, तुम्हें पता नहीं चलता। श्रीमती जी ने अपनी हथेलियां अपनी गोद में जोड़ी। यह एक संक्रमण था जिसका लखनऊ के डॉक्टर पहले महीने में ठीक से निदान नहीं कर पाए। जब तक उन्हें समझ आया कि यह क्या था, तब तक वह जरूरत से ज्यादा फैल चुका था। वे सर्जरी, गंभीर जटिलताओं की बात कर रहे थे। तुम्हारे पिता काम के लिए दिल्ली में थे और मैं अस्पताल में तुम्हारी बुआ लता के साथ अकेली थी, जो अच्छी इंसान थी लेकिन ऐसी परिस्थितियों को संभालना नहीं जानती थी। उन्होंने एक पल का विराम लिया। यह उस व्यक्ति का विराम नहीं था जो शब्द ढूंढ रहा हो, यह उस व्यक्ति का विराम था जो जानता हो कि वह ठीक ठीक क्या कहने वाला है और श्रोता को तैयार होने के लिए जगह देता हो। उस फ्लोर पर एक नर्स थी, युवा, 20 के दशक में। उसका नाम गीता शर्मा था। अंजलि नहीं हिली, लेकिन उसकी मुद्रा में कुछ बदल गया, एक सूक्ष्म तनाव जो उसके कंधों से गुजरा और वहीं रुक गया। गीता मेरी नियुक्त नर्स नहीं थी, श्रीमती सुमित्रा ने जारी रखा, लेकिन वह मेरे कमरे से जरूरत से ज्यादा बार गुजरती थी। वह बिना मेरे मांगे पानी लाती थी। जब दालान में बहुत शोर होता था तो वह दरवाजा बंद कर देती थी ताकि मैं आराम कर सकूं। एक रात जब मैं रोना बंद नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं डरी हुई थी और अकेला महसूस कर रही थी, तो वह 2 घंटे तक मेरी बिस्तर के पास कुर्सी पर बैठी रही, लगभग कुछ भी नहीं बोली, बस मेरा साथ देती रही। राज नहीं बोला, अंजलि भी नहीं। एक समय ऐसा था जब डॉक्टर निश्चित नहीं थे कि सर्जरी ठीक से होगी या नहीं। गीता ही थी जिसने उनसे बात की। मुझे ठीक से नहीं पता कि उसने उनसे क्या कहा। मैं उस बातचीत में नहीं थी, लेकिन अगले दिन उन्होंने प्रोटोकॉल बदल दिया। उन्होंने दिल्ली से एक विशेषज्ञ को बुलाया। सर्जरी ठीक हो गई। श्रीमती सुमित्रा ने अंजलि की ओर नजर उठाई। मुझे कभी नहीं पता चला कि यह उसके कारण हुआ था या नहीं, लेकिन उस समय मुझे यकीन था कि उस लड़की ने मेरी जान बचाई थी। स्टडी में सन्नाटा था। बाहर बगीचे में एक चिड़िया ने गाया और फिर चुप हो गई। जब मैं अस्पताल से निकली तो मैं उसे धन्यवाद देना चाहती थी। मैं उसे ढूंढने गई और उन्होंने कहा कि उसने दूसरे शहर में तबादला मांगा है। मैंने उसे लिखने के लिए उसका उपनाम पूछा।
उन्होंने मुझे दिया, लेकिन वह चिट्ठी कभी किसी काम की नहीं हुई, क्योंकि मेरे पास उसका ठीक पता नहीं था और उस समय किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना आसान नहीं था जो नहीं चाहता था कि उसे ढूंढा जाए। उन्होंने एक छोटा सा विराम लिया। मैंने उसे उन लोगों की यादों में रखा जिन्हें कोई रखता है, हालांकि उस याद के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। अंजलि ने पहली बार स्टडी में प्रवेश करने के बाद से बात की। मेरी मां 89 में लखनऊ से चली गई थी। उसने धीमी आवाज में हर शब्द को तौलते हुए कहा। उन्होंने मुझे तब बताया था जब मैं बड़ी थी। उन्होंने कहा कि काम में कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें दूसरे शहर में नए सिरे से शुरुआत करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, क्या हुआ? नहीं, उन्होंने बस कहा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिली थी जिसने उन्हें सिखाया कि सच में मदद करने में कभी कभी कुछ खर्च होता है और यह इसके लायक था। श्रीमती सुमित्रा ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। राज उन दोनों को देख रहा था। उस बातचीत में कुछ ऐसा था जिसने उसे एक अजीब जगह पर छोड़ दिया, जैसे कोई ऐसी अंतरंग चीज का गवाह हो जिसके लिए उसे आमंत्रित नहीं किया गया था, लेकिन जिससे वह अब बाहर नहीं निकल सकता था। आपको कैसे पता चला कि वह थी? अंजलि ने पूछा। आपको कैसे पता चला कि मैं उसकी बेटी थी? क्योंकि तुमने मुझे बिना जाने बताया था। अंजलि ने अपनी भौहें सिकोड़ी। एक रात करीब 3 हफ्ते पहले हम रसोई में बात कर रहे थे। तुमने मुझसे पूछा कि लखनऊ कैसा था जब मैं युवा थी और मैंने दौरा किया था, और बातचीत में तुमने कभी कहा था कि तुम्हारी मां एक नर्स थी जिसने शहर के एक केंद्रीय क्लिनिक में काम किया था जिसका नाम गीता था। श्रीमती सुमित्रा ने उसे सीधे देखा। जब तुमने वह नाम कहा तो मेरे अंदर कुछ हिल गया। मैंने उपनाम पूछा और जब तुमने शर्मा कहा तो मैं अवाक रह गई और मुझे उस रात कुछ नहीं बताया। मुझे नहीं पता था कैसे। श्रीमती जी ने इसे उस ईमानदारी के साथ कहा जिसमें कोई माफी नहीं थी, लेकिन उसमें माफी शामिल थी। मैं सोचती रही कि क्या यह संभव था, कि क्या मैं चीजों को गलत समझ रही थी, कि क्या इतने समय बाद ऐसी किसी चीज को फिर से उठाना समझ में आता था। मैं कुछ भी कहने से पहले निश्चित होना चाहती थी। और अब आप निश्चित हैं? हाँ। अंजलि ने बहुत धीरे से सिर हिलाया। उसने जमीन पर नजर डाली। वह रोई नहीं। वह चीजों को संसाधित करने का वही तरीका रखती थी जो उन लोगों में होता है जिन्होंने छोटी उम्र से सीखा था कि भावनाओं को अंदर ही महसूस किया जाता है, क्योंकि बाहर की दुनिया हमेशा इंतजार नहीं करती। राज डेस्क से अलग हो गया। उसने अपने हाथ बांधे, उन्हें खोल दिया, कमरे के बीच में खड़ा हो गया, पुरुषों की उस असहज जगह पर जो नहीं जानते कि अपनी भावनाओं के साथ क्या करें, जब उनकी भावनाओं का कोई तत्काल व्यावहारिक समाधान नहीं होता है। मां, उसने अंत में कहा, आपने मुझे यह पहले क्यों नहीं बताया? मैंने अभी अभी तुम्हें समझाया। नहीं, मेरा मतलब है कि इस सुबह मैंने फैसला लेने से पहले, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि तुम उस फैसले तक पहुंचोगे। श्रीमती जी ने उसे उस शांति के साथ देखा जो एक फटकार भी थी। मुझे लगा था कि तुम वह देखने में सक्षम हो जो तुम्हारे सामने है, बिना किसी के उंगली उठाकर दिखाने के। राज ने जवाब नहीं दिया। तुम कविता के साथ कब से डेटिंग कर रहे हो? श्रीमती सुमित्रा ने पूछा। उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। 8 महीने से। और इन 8 महीनों में यह घर बदल गया, माहौल बदल गया, तुम बदल गए। श्रीमती जी ने आवाज नहीं उठाई। इसकी जरूरत नहीं थी। मैं बिना सबूत के कुछ नहीं कहती बेटा, लेकिन मैं तुमसे सोचने के लिए कहती हूं। उस दिमाग से सोचने के लिए जो तुम्हारे पास तब था जब किसी ने तुम्हें ऐसे लोगों के बारे में संदेह से भरना शुरू नहीं किया था जिन्होंने तुम्हें संदेह करने का कोई वास्तविक कारण नहीं दिया था। राज ने उसे लंबे समय तक देखा, फिर अंजलि को देखा। अंजलि अभी भी दरवाजे के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर अब शुरुआत वाली बंद अभिव्यक्ति नहीं थी, न ही वह इंतजार की अभिव्यक्ति थी। वह कुछ बीच का था। सोंतरा हंसी। वह कुछ बीच का था। एक ऐसे व्यक्ति का चेहरा जिसे अभी अभी एक साथ बहुत ज्यादा जानकारी मिली थी और उसे व्यवस्थित करने के लिए समय की जरूरत थी। ऐसा समय जो स्थिति उसे नहीं दे रही थी। घड़ी, राज ने अचानक कहा। दोनों महिलाओं ने उसे देखा। वह घड़ी जो तुम्हारे कमरे में मिली, उसने अंजलि को संबोधित किया। मैंने उसे ढूंढा था, लेकिन मैंने उसे अकेले नहीं ढूंढा था। कविता वहीं थी। अंजलि ने कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि वह बगीचे में किसी चीज में मेरी मदद करने के लिए सफाई के दस्ताने ढूंढ रही थी। वह थी जिसने सफाई कक्ष खुला देखा था। वह थी जिसने अंदर प्रवेश किया था। वह थी जिसने उसे ढूंढा था। राज धीरे धीरे बोल रहा था, जैसे कोई जोर से ऐसी चीज का पुनर्निर्माण कर रहा हो जिसे वह अब साफ साफ देख रहा हो जब वह उसे कह रहा हो। मैं हफ्तों से उस कमरे में नहीं गया था। मेरे पास वहां होने का कोई कारण नहीं था। उसके बाद की खामोशी एक अलग प्रकार की थी। यह टकराव की तनावपूर्ण खामोशी नहीं थी।
यह वह खामोशी थी जब कोई चीज फिट बैठती है और फिट बैठने पर जो आवाज आती है वह इतनी स्पष्ट होती है कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राज, श्रीमती सुमित्रा ने धीमी आवाज में कहा। मैं जानती हूं, तुम सच में जानती हो। राज ने अपने दोनों हाथ डेस्क पर रखे, सिर झुकाया, सांस ली। मुझे एक फोन करना है, उसने कहा। वह फोन करने से पहले उसकी मां ने कहा, तुम्हें अंजलि के बारे में कुछ और जानना चाहिए, कुछ ऐसा जो उसने तुम्हें नहीं बताया है, क्योंकि उसे बताने का कोई कारण नहीं था और क्योंकि वह एक ऐसी व्यक्ति है जो अपने दर्द का इस्तेमाल चीजें हासिल करने के लिए नहीं करती है। राज ने सिर उठाया। श्रीमती सुमित्रा ने अंजलि को देखा। क्या मैं? उन्होंने पूछा। अंजलि हिचकिचाई। 1 सेकंड, 2, हाँ, उसने कहा। उसकी बेटी परी। श्रीमती सुमित्रा ने शुरू किया। उसे हृदय रोग है। यह तत्काल खतरे के अर्थ में गंभीर नहीं है, लेकिन इसके लिए जांच, दवाएं और किसी न किसी समय एक प्रक्रिया की जरूरत पड़ेगी। एक ऐसी प्रक्रिया जिसकी लागत उतनी है जितनी अंजलि के पास नहीं है, और वह उसे चुकाने के लिए महीनों से पैसे बचा रही है। राज ने अंजलि से नजर नहीं हटाई। रात की शिफ्ट श्रीमती जी ने जारी रखा। वही कारण है, यह न तो सनक थी और न ही सुविधा। यह एकमात्र शिफ्ट है जो उसे दिन के समय परी को मेडिकल जांच के लिए ले जाने के लिए स्वतंत्र रखती है। वह 16 महीने से इस घर में समय पर आ रही है, बिना छुट्टी लिए। अकेले बोझ उठा रही है, क्योंकि वह उस तरह की व्यक्ति नहीं है जो वह मांगती है, जो उसे मांगने का अधिकार नहीं है। अंजलि जमीन पर एक निश्चित बिंदु को देख रही थी। उसने बाधित नहीं किया। यही वह है जिसे तुमने इस सुबह निकाल दिया, श्रीमती सुमित्रा ने कहा। एक कर्मचारी को नहीं, बल्कि उस महिला की बेटी को जिसने मेरी जान बचाई थी। एक मां को जो रात में काम करने आती है ताकि वह दिन में अपनी बीमार बेटी के साथ रह सके। उन्होंने एक पल का विराम लिया और तुमने उसे इसलिए निकाल दिया क्योंकि किसी ऐसे व्यक्ति ने, जिस पर तुम्हें विश्वास करना सुविधाजनक लगा, तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाई जिस पर विश्वास करना तुम्हें सुविधाजनक लगा। राज कई सेकंड तक शांत रहा, फिर बिना कुछ कहे वह खड़ा हुआ, अपना कोट उठाया जो उसने कुर्सी पर टांग रखा था और स्टडी से बाहर चला गया। उसके कदम दालान में गूंजे, फिर सीढ़ियों पर, फिर ऊपर एक दरवाजा बंद हो गया। श्रीमती सुमित्रा और अंजलि कमरे में अकेली रह गईं। वह कहाँ जा रहा है? अंजलि ने पूछा। सोचने, श्रीमती जी ने कहा। वह यही करता है जब वह किसी चीज से निपट नहीं पाता। वह खुद को बंद कर लेता है और तब तक सोचता है जब तक उसे रास्ता नहीं मिल जाता। श्रीमती सुमित्रा, मैं आज कुछ भी लेने नहीं आई थी, मैं बस काम करने आई थी। मैं जानती हूं, मैं नहीं चाहती कि यह आपके और आपके बेटे के बीच समस्या पैदा करे। वह समस्या इस सुबह से पहले ही मौजूद थी। श्रीमती सुमित्रा अपनी उम्र की सावधानी भरी धीमी गति से सोफे से उठीं और अंजलि के पास गईं। उन्होंने उसके हाथ अपने हाथों में ले लिए। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूं। मैं तुम्हें और तुम्हारी मां को 30 साल से ज्यादा समय से यह देना चाहती थी, और जो देना है वह चुकाया जाता है। यह भी उसने मुझे सिखाया था। अंजलि ने उन्हें देखा। श्रीमती सुमित्रा की आंखों में दया नहीं थी, कुछ ज्यादा मुश्किल था पहचान। उस तरह की पहचान जिसे स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वह क्षण से परे जाकर किसी ऐसी चीज तक पहुंचती है जिसका किसी भी भाषा में कोई सटीक नाम नहीं होता। अंजलि ने धीरे से अपने हाथ दबाए और उस सुबह पहली बार उसके चेहरे पर कुछ ढीला पड़ गया। अंजलि की सच्चाई, वह बस जो अंजलि आमतौर पर लेती थी, हर 20 मिनट में 7वीं लेन से गुजरती थी। इस समय तक उसने 7:40 वाली बस ले ली होती, फिर दक्षिण की ओर एक फीडर बस, फिर 15 मिनट पैदल चलकर एक ऐसी सड़क पर चलना पड़ता था जहां सुबह से ही समोसों और गाड़ी के धुएं की गंध आती थी। लेकिन अंजलि उस बस में नहीं थी। वह राज मल्होत्रा के घर के स्टडी में बैठी थी। उसके हाथ घुटनों पर थे और उसके सामान का डिब्बा अभी भी बैठक में था। किसी ऐसी चीज का इंतजार कर रही थी जिसे वह ठीक से नाम नहीं दे सकती थी। श्रीमती सुमित्रा ने उससे थोड़ा और इंतजार करने के लिए कहा था। बस एक पल, उन्होंने कहा था। राज को प्रक्रिया करने की जरूरत है, लेकिन वह नीचे आएगा। अंजलि निश्चित नहीं थी कि वह उसे नीचे आना चाहती थी। वह निश्चित नहीं थी कि वह उसे क्या कह सकता था जिससे कुछ ठोस बदल सके। नुकसान हो चुका था। विश्वास एक तरह से टूटता है और दूसरी तरह से बनता है, और ये दोनों रूप सम्मित नहीं होते। लेकिन वह रुक गई। उसने परी के बारे में सोचा। यह पहली बार नहीं था जब उसने संकट के बीच उसके बारे में सोचा था। जब सब कुछ अव्यवस्थित हो जाता था तो परी वह जगह थी जहां उसका दिमाग अपने आप लौट आता था। जैसे कोई धारा खींचती है तो लंगर पर लौट आता है। 4 साल की, घुंघराले बाल, गहरी आंखें जो मुंह से सवाल पूछने से पहले
सब कुछ पूछती थीं। एक हंसी जो धीरे धीरे शुरू होती थी और पूरे शरीर के साथ खत्म होती थी, और उस हंसी के सीने के नीचे एक दिल जिसे डॉक्टर उतनी ही सावधानी से देखते थे जितनी सावधानी से किसी नाजुक और साथ ही मूल्यवान चीज को दी जाती है। जब हृदय रोग विशेषज्ञ ने पहली बार उसे निदान समझाया तो अंजलि क्लिनिक में अकेली थी, क्योंकि उसके पास किसी को ले जाने के लिए नहीं था। उसने शब्दों को उसी बाहरी शांति के साथ सुना जिसका वह हर चीज के लिए इस्तेमाल करती थी, सही समय पर सिर हिलाते हुए, सटीक सवाल पूछते हुए। और जब वह दालान में निकली तो वह प्रतीक्षालय की प्लास्टिक की कुर्सियों में से एक पर बैठ गई और 10 मिनट तक टाइल वाली जमीन को देखती रही। वह नहीं रोई, है ना? फिर वह बाद में अपार्टमेंट के बाथरूम में रोई, शावर खुला छोड़कर, ताकि पानी की आवाज उसके रोने की आवाज को ढंक सके, क्योंकि परी बगल के कमरे में सो रही थी और परी उसे रोते हुए नहीं सुन सकती थी। परी को अपनी मां के डर का बोझ अपने ऊपर नहीं उठाना था। अंजलि ने यह शुरू से ही तय कर लिया था। डर उसका था, इलाज उन दोनों का था, लेकिन डर केवल उसका था। जिस अपार्टमेंट में वे रहती थीं, वह दिल्ली के दक्षिण में गोविंदपुरी इलाके में था। एक बिना लिफ्ट वाली इमारत की तीसरी मंजिल, एक खिड़की के साथ जो एक आंतरिक आंगन की ओर खुलती थी, जहां पड़ोसी कपड़े सुखाते थे और कभी कभी कोई रविवार को संगीत बजाता था। वह छोटा था। 2 कमरे, एक रसोई जो खाने का कमरा भी थी, एक बाथरूम जिसमें सर्दियों में पर्याप्त पानी का दबाव नहीं था। दीवारों का रंग ऐसा था जैसे किसी ने उन्हें सफेद रंगना चाहा हो, लेकिन ठीक उस सफेद तक नहीं पहुंचा। लेकिन उसमें ऐसी चीजें थीं जिन्हें अंजलि ने इरादे से रखा था। रेफ्रिजरेटर पर एक फल के चुंबक से चिपका परी का एक चित्र, रसोई की खिड़की पर एक तुलसी का पौधा जिसे अंजलि अपने जीवन में किसी भी अन्य चीज से ज्यादा नियमित रूप से पानी देती थी। हॉल की शेल्फ पर अपनी मां की एक तस्वीर। उसके पास उसकी मां की एकमात्र वयस्क तस्वीर थी, जो लखनऊ के किसी ऐसे पार्क में ली गई थी जिसे अंजलि को याद नहीं था कि वह कभी गई थी। गीता शर्मा कैमरे को एक ऐसी अभिव्यक्ति के साथ देख रही थी जो ठीक मुस्कान नहीं थी, लेकिन गंभीरता भी नहीं थी। वह कुछ बीच का था, कुछ ऐसा जिसे अंजलि पहचानती थी, क्योंकि कभी कभी वह उसे अपने ही प्रतिबिंब में देखती थी। बिल रसोई की मेज पर तारीख के हिसाब से व्यवस्थित ढेर में थे। अंजलि उन्हें ऐसे व्यवस्थित करती थी क्योंकि अव्यवस्था उसे संख्याओं से ज्यादा परेशान करती थी। अगर वे व्यवस्थित होते थे तो कम से कम वह उन्हें सीधे देख सकती थी। अगले महीने परी की हृदय जांच की लागत 1,80 रुपये थी, दवाएं 2 100 रुपये और क्रैश की फीस 1,500 रुपये, किराया 6,0 रुपये, सेवाओं का लगभग 800 रुपये, भोजन जो कुछ भी वह खींच सकती थी। अंजलि ने इतनी बार गणना की थी कि उसे अब कागज की जरूरत नहीं पड़ती थी। वह उसे अपने दिमाग में एक पृष्ठभूमि संगीत की तरह रखती थी, हमेशा बजता रहता था, हमेशा उसे उस सटीक मार्जिन की याद दिलाता रहता था जो उसके पास जो कुछ हासिल होता था और जो नहीं होता था उसके बीच था। राज के घर में काम के साथ यह ठीक बैठता था। कुछ भी नहीं बचता था, लेकिन यह बैठता था। उस काम के बिना मार्जिन एक खाई में बदल जाता था। नीचे के फ्लोर पर रहने वाली महिला का नाम आशा देवी था। 63 साल की विधवा, 8 साल की एक पोती थी जो सप्ताहांत में आती थी और इमारत को इस तरह के शोर से भर देती थी जिससे अन्य पड़ोसी परेशान होते थे, और अंजलि को यह जगह की सबसे जीवित चीज लगती थी। आशा देवी सुबह परी की देखभाल करती थीं। जब अंजलि कागजी काम या अपॉइंटमेंट के लिए जल्दी निकलती थीं, वह बिना शुल्क लिए ऐसा करती थीं, इस शर्त पर कि अंजलि कभी कभी उन्हें उस क्लिनिक के पास से समोसे ला दे जहां वे जांच के लिए जाती थीं। यह उस तरह का समझौता था जो किसी कागज पर हस्ताक्षरित नहीं होता था और ठीक तब तक काम करता था जब तक जीवन उसे बाधित नहीं करता था। अंजलि जानती थी, वह जानती थी कि वह आशा देवी की सद्भावना पर निर्भर करती है, कि श्रीमती जी बीमार न पड़े, कि पोती किसी मुश्किल दिन में मिलने न आए, कि कोई भी चर गलत समय पर न बदले। वह 27 साल की थी और पहले से ही जानती थी कि सुरक्षा जाल के बिना जीने का मतलब हर समय गणना करना था। यह गणना करना कि वह कितना मांग सकती थी, कितना अकेले उठा सकती थी, कितना छोड़ सकती थी इससे पहले कि कुछ टूट जाए। उसने यह अपनी मां से सीखा था, हालांकि गीता ने उसे कभी शब्दों में नहीं सिखाया। उसने उसे देखकर सीखा था, उसे बिना शिकायत के सुबह जल्दी उठते हुए देखकर, उसे थका हुआ आते हुए और फिर भी यह पूछते हुए देखकर कि दिन कैसा रहा था, उसे अपने ही दर्दों पर चुप्पी साधते हुए देखकर, एक ऐसे अनुशासन के साथ जिसे अंजलि ने तब ताकत समझा था और अब 27 साल की उम्र में समझती थी कि वह अकेलापन भी था।
गीता शर्मा की मृत्यु निमोनिया से हुई थी, जो एक खराब सर्दी से शुरू हुई थी। वह 41 साल की थी। अंजलि 12 साल की थी और वह तब तक पूरी तरह से नहीं समझ पाई थी कि क्या हो रहा था, जब तक उसे अस्पताल में अचानक समझ नहीं आया, जब एक अपरिचित नर्स ने उससे कहा कि उसकी मां अब नहीं जागेगी। उस दिन किसी ने उसका हाथ नहीं थामा था। अंजलि ने तब से सीखा था कि कुछ चीजें अकेले ही पार की जाती हैं या नहीं की जाती। वसंत कुंज के घर के स्टडी में वापस आकर उसने सीढ़ियों पर धीमे कदमों की आहट सुनी, किसी ऐसे व्यक्ति के कदम जो अपने दिमागन में कुछ लिए हुए है और अभी तक उसे हल नहीं कर पाया है। राज स्टडी के दरवाजे पर दिखाई दिया। उसके पास अब कोट नहीं था, टाई थोड़ी ढीली थी। उसने अपना चेहरा धो लिया था, क्योंकि उसकी माथे पर वह ठंडी नमी थी जो उन लोगों के चेहरे पर होती है जब वे ऐसा करते हैं जब उन्हें नहीं पता होता कि और क्या करना है। वह दरवाजे पर खड़ा रहा। उसने अंजलि को देखा। क्या तुम्हें भूख लगी है? उसने पूछा। यह आखिरी सवाल था जिसकी अंजलि उम्मीद कर रही थी। नहीं, उसने कहा, लगभग 9 बज गए हैं। क्या आपने आने से पहले नाश्ता किया था, मिस्टर मल्होत्रा? राज। अंजलि ने उसे देखा। यह पहली बार है जब आपने मुझसे यह पूछा है। मैं जानता हूं। वह दरवाजे से एक तरफ हट गया। रसोई में आओ। मैं यहां नाश्ता करने नहीं आई थी। मैं जानता हूं, फिर भी आओ। एक क्षण की शांति रही। अंजलि ने उसे उस अभिव्यक्ति के साथ देखा जो उसके पास तब होती थी जब वह यह आकलन करती थी कि क्या कोई स्थिति झुकने लायक है। फिर वह उठ गई। रसोई बड़ी थी, जिसमें बीच में एक द्वीप और बगीचे की ओर एक खिड़की थी। राज ने रेफ्रिजरेटर खोला, बिना ज्यादा क्रम के चीजें निकालीं और कुछ ऐसा तैयार करना शुरू किया जो किसी अन्य संदर्भ में एक सामान्य नाश्ता लगता, लेकिन उस समय उसमें एक ऐसे व्यक्ति की विशिष्ट अनाड़ीपन थी जिसे बात करते समय अपने हाथों से कुछ करने की जरूरत थी। अंडे? उसने पूछा। कुछ भी, तले हुए या ऑमलेट? तले हुए। उसने 2 अंडे तोड़े, उन्हें जरूरत से ज्यादा फेंटा। मुझे सीधे पूछना चाहिए था। उसने अपनी पीठ उसकी ओर करके कहा। यही वह है जो मैंने नहीं किया। मुझे तुम्हारे पास आना चाहिए था और पूछना चाहिए था, और कोई भी फैसला लेने से पहले तुम्हारा जवाब सुनना चाहिए था। अंजलि ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह द्वीप के एक स्टूल पर बैठ गई। हाँ, उसने अंत में कहा। मैंने नहीं किया क्योंकि... वह रुक गया। मेरे पास कोई अच्छा बहाना नहीं है। मैं आपसे कोई बहाना नहीं मांग रही हूं। मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी मुझे इसे कहना होगा, क्योंकि अगर मैं इसे नहीं कहता तो मैं उन चीजों के बारे में चुप रहूंगा जिनके बारे में मुझे चुप नहीं रहना चाहिए। राज ने अंडे एक प्लेट में परोसे, उसे अंजलि के सामने रखा और सामने के काउंटर पर सहारा लिया। मैंने किसी ऐसे व्यक्ति से प्रभावित होने दिया जिस पर मुझे भरोसा था, और मुझे कार्रवाई करने से पहले ज्यादा सावधान रहना चाहिए था। अंजलि ने प्लेट को देखा। क्या आप निश्चित रूप से जानते हैं कि यह कविता थी? मुझे अभी तक पूरी निश्चितता नहीं है, लेकिन मेरे पास यह जानने के लिए पर्याप्त है कि मैंने चीजें ठीक से नहीं की। ये 2 अलग अलग मामले हैं। हाँ, दोनों मेरे हैं। अंजलि ने कांटा उठाया। उसने कुछ देर चुपचाप खाया। राज ने अपने लिए एक कॉफी डाली और काउंटर पर टिका हुआ बगीचे की ओर देखता रहा। मेरी माँ ने मुझे तुम्हारी माँ के बारे में बताया, उसने थोड़ी देर बाद कहा। मैंने पहले ही सुना है। मुझे नहीं पता था, उसे भी नहीं पता था कि मैं उसकी बेटी थी। अंजलि ने कांटा नीचे रखा। मुझे अभी तक उस जानकारी के साथ क्या करना है यह नहीं पता। आपको अभी उसके साथ कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं, लेकिन वह वही है। राज ने सिर हिलाया। आपकी बेटी का नाम क्या है? उसने पूछा। परी। कितने साल की? 4। मेरी माँ ने उसके बारे में, इलाज के बारे में बताया। अंजलि ने अपनी जबड़े को हल्के से कस लिया। यह एक छोटा सा, लगभग अगोचर इशारा था, किसी ऐसे व्यक्ति का जो नहीं चाहता था कि यह विषय अभी उस बातचीत में आए। यह मेरा मामला है, उसने कहा। हाँ, मैं इसके लिए मदद मांगने यहां नहीं आई थी। मैं जानता हूं। राज ने उसे देखा। लेकिन यह मौजूद है, और मैं किसी ऐसी चीज को जटिल बनाने के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार हूं जो पहले से ही जटिल थी। अंजलि ने जवाब नहीं दिया। बाहर बगीचे में हवा ने पीछे के बड़े पेड़ की शाखाओं को हिलाया और 1 सेकंड के लिए रसोई एक अलग, ज्यादा स्पष्ट रोशनी से भर गई, जैसे कोई बादल हट जाता है और सूरज अचानक अंदर आ जाता है। आप क्या चाहते हैं कि मैं करूं? अंजलि ने कहा। यह तुम तय करो। मैं आपसे पूछ रही हूं कि आप क्या चाहते हैं। राज ने कॉफी का कप काउंटर पर रखा। मैं चाहता हूं कि तुम यहां फिर से काम पर आओ, लेकिन वह अभी सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। अभी सबसे महत्वपूर्ण क्या है? घड़ी और तस्वीर के साथ क्या हुआ, उसकी सच्चाई का पता लगाना, और वह सच्चाई स्पष्ट हो, न केवल मेरे लिए। अंजलि ने उसे लंबे समय तक देखा।
अगर वह सच्चाई वहां ले जाती है जहां आपको लगता है कि ले जाती है, उसने कहा, तो आप एक कठिन फैसला लेंगे। मैं पहले से ही जानता हूं। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? राज ने तुरंत जवाब नहीं दिया। बगीचे की खिड़की से पीछे का पेड़ हिलता रहा। शाखाएं निरंतरता के साथ आती जाती रहीं, जो उस घर के अंदर होने वाली किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करती थीं। मुझे होना ही होगा, उसने कहा। जो श्रीमती सुमित्रा ने देखा। कविता रस्तोगी सुबह 11:15 बजे घर आई। उसे आमंत्रित नहीं किया गया था, लेकिन उसके पास चाबी थी और 8 महीनों में उसने बिना बताए उसका उपयोग करने की आदत विकसित कर ली थी। उस सहजता के साथ जो कोई यह मानता है कि एक जगह पहले से ही उसकी है, हालांकि किसी ने उसे औपचारिक रूप से नहीं बताया है। राज हॉल में था जब उसने दरवाजे की आवाज सुनी। वह शांत रहा। कविता एक बेकरी के थैले और एक मुस्कान के साथ अंदर आई, जिसे उसने लापरवाह के रूप में गणना की थी। नमस्ते, मैं 90 के दशक की बेकरी से गुजरी और लाई। वह रुक गई। अंजलि बैठक के सोफे पर बैठी थी। वह गई नहीं थी। उसके सामान का डिब्बा अभी भी दीवार के पास फर्श पर था, लेकिन अब उसमें किसी निश्चित चीज का भाव नहीं था। उसमें ऐसी चीज का भाव था जिसने अभी तक अपना भाग्य तय नहीं किया था। कविता की मुस्कान गायब नहीं हुई। वह फिर से व्यवस्थित हो गई। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी मुलाकात है, उसने राज से कहा। यह मुलाकात नहीं है, उसने कहा। बैठो, मैं खड़ी ठीक हूं, जानू। बैठो, कविता। लहजे में कुछ ऐसा था जिससे उसने आज्ञा मानी। वह सोफे के सामने कुर्सी पर बैठ गई, अपने पैर क्रॉस किए। बेकरी का थैला एक नियंत्रित गति के साथ मेज पर रखा। कुछ हुआ है? हाँ। राज हॉल के बीच में खड़ा रहा। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं और मुझे तुम्हारे ईमानदार जवाब की जरूरत है। मैं हमेशा तुम्हें ईमानदारी से जवाब देती हूं। जिस दिन तुम्हें सफाई कक्ष में घड़ी मिली, तुम्हें कैसे पता था कि वह कमरा कहां था? ठहराव, संक्षिप्त लेकिन वास्तविक। तुमने मुझे दिखाया था। तुम्हें याद नहीं? जब तुमने मुझे घर का दौरा कराया था। दौरा 6 महीने पहले हुआ था और उस दिन हम सफाई कक्ष में नहीं गए थे क्योंकि उसमें ताला लगा हुआ था। तो बाद में हुआ होगा। मुझे नहीं पता, राज। कोई हर विवरण याद नहीं रखता। तुम्हें कैसे पता था कि चांदी के कटलरी का कमरा कहां था? माफ करना, तुमने कहा था कि तुमने कटलरी गिनी थी। वह दराज औपचारिक भोजन कक्ष में है, उस कैबिनेट में जो हमेशा बंद रहता है। मैंने तुम्हें वह कैबिनेट नहीं दिखाया था क्योंकि मैं उसे कभी इस्तेमाल नहीं करता हूं। इस बार खामोशी ज्यादा लंबी थी। कविता ने अंजलि को देखा, फिर राज को देखा। उसके चेहरे की अभिव्यक्ति में छोटे छोटे बदलाव होते रहे, जैसे कोई उपकरण जिसे कोई वास्तविक समय में ट्यून कर रहा हो। राज, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम मुझसे इस लहजे में क्यों बात कर रहे हो। मैं सवाल पूछ रहा हूं। लहजा सामान्य है? नहीं है, और मुझे यह असहज लगता है कि तुम यह उसके सामने कर रहे हो। अंजलि के सामने, राज ने कहा। उसका नाम अंजलि है। हाँ, कर्मचारी के सामने। अंजलि नहीं हिली। उसने अपनी अभिव्यक्ति नहीं बदली। उसने बहुत छोटी उम्र से सीखा था कि गलत समय पर प्रतिक्रिया देने से दूसरे व्यक्ति को ठीक वही मिलता है जो वह चाहता है। कविता, राज ने कहा, मेरे पिता की तस्वीर कहाँ है? उसके बाद की खामोशी एक अलग प्रकार की थी। यह उस व्यक्ति की खामोशी नहीं थी जो सोच रहा हो। यह उस व्यक्ति की खामोशी थी जो गणना कर रहा हो। मुझे नहीं पता कि तुम किस तस्वीर की बात कर रहे हो। मेरे स्टडी के फ्रेम वाली, जो 3 हफ्ते पहले गायब हो गई थी। राज, मेरे पास तुम्हारी कोई तस्वीर नहीं है। मैंने तुमसे नहीं पूछा कि तुम्हारे पास है, मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हें कहाँ है। कविता ने अपना मुंह खोला, उसे बंद किया। उसने फिर से अपने पैर क्रॉस किए। उसने मेज पर रखे बेकरी के थैले को देखा, जैसे कि वह उससे बातचीत का विषय बदलने की संभावना पर विचार कर रही हो। मुझे लगता है कि तुम इस सुबह इस लड़की ने जो कुछ भी कहा है उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो, उसने अंत में कहा। और मैं समझती हूं कि स्थिति असहज है, लेकिन मुझे यह उचित नहीं लगता कि मेरी मां भी तुमसे बात करना चाहती हैं। यह बात उसे रोक गई। श्रीमती सुमित्रा उसी समय हॉल में आईं। वह दरवाजे के पीछे नहीं सुन रही थीं, या कम से कम उस तरीके से नहीं जिसे छिपाना कहा जा सके। वह बस दालान में उस क्षण का इंतजार कर रही थीं जिसे उन्होंने सही समझा। वह सोफे के पास कुर्सी पर बैठ गईं जहां अंजलि बैठी थी। उन्होंने अपनी हथेलियां घुटनों पर जोड़ी। उन्होंने कविता को उस विशिष्ट शांति के साथ देखा जो किसी ऐसे व्यक्ति में होती है जिसे बातचीत में अब कुछ भी खोना नहीं होता, क्योंकि उसने जो कहना था वह कह दिया है और अब केवल यह सुनना बाकी है कि क्या निकलता है। कविता, उन्होंने कहा, पिछली बार तुम इस घर में बिना बताए कब आई थी? मेरे पास चाबी है। यह मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैं जब चाहती हूं आती हूं। राज इस बात से सहमत है। राज, श्रीमती सुमित्रा ने उसे देखा। राज ने तुरंत जवाब नहीं दिया
और वह खामोशी पर्याप्त जवाब थी। कविता ने इसे देखा। क्या हो रहा है यहां? उसने कहा। यह अब सवाल नहीं था, यह एक चेतावनी थी। कुछ भी नहीं जो पहले नहीं होना चाहिए था। राज ने कहा, मेरे पिता की तस्वीर कहाँ है कविता? मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि नहीं? और दादाजी अशोक की घड़ी, वह सफाई कक्ष में कैसे पहुंची अगर अंजलि ने उसे कभी हाथों में नहीं लिया? मुझे नहीं पता। यह ठीक वही है जो मैंने तुम्हें बताया था कि कुछ चीजें ठीक नहीं थीं। जो ठीक नहीं है, राज ने कहा, और उसकी आवाज एक ऐसे स्वर में नीचे चली गई जो अगर ऊपर उठती तो ज्यादा खतरनाक होती। वह तुम हो। जो ठीक नहीं है वह यह है कि तुम्हें ठीक ठीक कैसे पता था कि वे चीजें कहाँ थीं जो दिखाई दीं और गायब हो गईं। जो ठीक नहीं है वह यह है कि हर बार जब कुछ गायब होता है तो तुम ही वह होती हो जो उसे नोटिस करती हो, जो मुझे बताती हो कि किसे देखना है। कविता ने उसे एक पल के लिए देखा, फिर वह उठ गई। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, उसने कहा। मैंने आज सुबह एक की थी, मैं दूसरी नहीं करना चाहता। गलती उसे पहले न निकालने की थी। कविता ने आवाज नहीं उठाई, लेकिन उसमें जो ठंडक आई वह नई थी। यह किसी ऐसे व्यक्ति की ठंडक थी जिसने अभिनय करना बंद कर दिया था। यह महिला महीनों से तुम्हारी मां को अपनी ओर कर रही है, महीनों से सही कर्मचारी बन रही है, जो ज्यादा देर तक रुकती है, जो इतनी विनम्र और इतनी त्यागी है। क्या यह तुम्हें ज्यादा सही नहीं लगता? मुझे यह ईमानदार नहीं लगता। राज, मेरे पिता की तस्वीर वापस कर दो। कविता, खामोशी और घड़ी। कविता ने उन तीनों को देखा, राज को, उसकी मां को, अंजलि को। उसने वह गणना की जो लोग तब करते हैं जब वे समझते हैं कि एक स्थिति अब टिकाऊ नहीं है, लेकिन फिर भी एक साइड एग्जिट ढूंढ रहे होते हैं। कोई नहीं था। यह तुम्हारे लिए अच्छा खत्म नहीं होगा, उसने अंजलि से कहा। उससे बात मत करो, राज ने कहा। मैं बस कह रही हूं। कविता। राज हॉल के दरवाजे तक चला और उसे खोला। मुझे जरूरत है कि तुम बाहर जाओ। क्या तुम गंभीर हो? पूरी तरह से। एक घरेलू कर्मचारी के लिए? मेरे लिए। मैं गंभीर हूं, मेरे लिए। कविता ने मेज से बेकरी का थैला उठाया, एक बेतुका इशारा, लेकिन उसने किया। वह दरवाजे की ओर चली, राज के सामने रुक गई। तुम पछताओगे, उसने कहा। हो सकता है, लेकिन वह भी मेरा मामला है। कविता बाहर चली गई। राज ने दरवाजा बंद कर दिया। हॉल में जो खामोशी रह गई वह सुबह की खामोशी से पूरी तरह अलग थी। उसमें अब शुरुआत वाला तनाव नहीं था। उसमें वह शांति थी जो तब आती है जब कुछ पूरी तरह से टूट जाता है और उसे अब और पकड़ने की जरूरत नहीं होती। श्रीमती सुमित्रा ने पहले बात की। घड़ी मिल जाएगी, उन्होंने कहा, और तस्वीर भी। हम उन्हें ढूंढेंगे। हाँ, राज ने कहा। वह बंद दरवाजे के पास खड़ा था, हॉल की ओर देख रहा था, लेकिन ठीक से कुछ भी नहीं देख रहा था। हाँ, अंजलि अभी भी सोफे पर थी। उसके हाथ घुटनों पर जुड़े हुए थे, एक ऐसी मुद्रा में जिसे श्रीमती सुमित्रा ने पहचान लिया था क्योंकि उन्होंने उसे पहले देखा था। यह किसी ऐसे व्यक्ति की मुद्रा थी जो एक साथ बहुत सारी चीजों को संसाधित कर रहा हो और उसने तय किया हो कि गतिहीनता ही एकमात्र तरीका है जिससे कुछ भी नमत्र कर रहा हो। गिरे, अंजलि, राज ने कहा। उसने नजर ऊपर उठाई। आज सुबह जो हुआ उसकी पर्याप्त माफी नहीं है, मैं जानती हूं। उसने एक पल का विराम लिया। लेकिन अगर तुम मुझे सुनने के लिए तैयार हो तो मैं तुमसे वापस आने के लिए कहना चाहता हूं। एहसान के रूप में नहीं, बल्कि किसी ऐसी चीज को ठीक करने के रूप में जो मैंने गलत किया था, उन्हीं शर्तों पर जो तुम्हें उचित लगे। अंजलि ने उसे एक पल के लिए देखा। मुझे सोचने की जरूरत है, उसने कहा। यह उचित है। यह ऐसा नहीं है कि मुझे नौकरी नहीं चाहिए। उसने शब्दों को सावधानी से चुना। यह है कि मुझे यह जानने की जरूरत है कि आज जो हुआ वह फिर से नहीं हो सकता, कि अगर कोई मेरे बारे में कुछ कहता है तो पहली प्रतिक्रिया बिना पूछे विश्वास करना नहीं होनी चाहिए। तुम सही हो, यह पर्याप्त नहीं है कि मैं सही हूं। मुझे जरूरत है कि यह एक वास्तविक प्रतिबद्धता हो। राज ने सिर हिलाया। यह एक वास्तविक प्रतिबद्धता है। अंजलि ने श्रीमती सुमित्रा को देखा। श्रीमती जी ने उसे उस अभिव्यक्ति के साथ देखा जो कुछ भी नहीं मांगती थी लेकिन सब कुछ देती थी। मैं सोचूंगी, अंजलि ने दोहराया। आज मुझे अपनी बेटी को लेने जाना है। वह उठी, बैठक में गई, फर्श से डिब्बा उठाया। इस बार राज ने उसे नहीं रोका। इस बार वह उसके साथ दरवाजे तक गया, उसे खोला और एक तरफ हट गया। क्या मैं तुम्हें आज शाम फोन कर सकता हूं? उसने पूछा। हाँ, परी कैसी है आज? अंजलि दरवाजे की दहलीज पर रुक गई। उसने अपने कंधे पर से उसे देखा। ठीक है, उसने कहा। आज ठीक है। और वह सीढ़ियां उतरकर सड़क पर चली गई। डिब्बा उसकी बाहों में था
और दिल्ली की धूप वसंत कुंज की इमारतों पर सीधे पड़ रही थी। कंक्रीट और पेड़ों की पत्तियों को उस दोपहर की रोशनी से गर्म कर रही थी जो नाटकों को नहीं समझती और ठीक वही रहती है जो वह है। अंदर श्रीमती सुमित्रा हॉल में अकेली रह गईं। उन्होंने एक पल के लिए बंद दरवाजे को देखा, फिर उन्होंने अपने हाथों को देखा, वही हाथ जो उस सुबह सड़क पर भागे थे। हालांकि उनकी उम्र उन्हें पूरी तरह से इसकी अनुमति नहीं देती थी, क्योंकि कुछ चीजें इंतजार नहीं करती कि शरीर उन्हें करने के लिए तैयार हो। उन्होंने 1989 में लखनऊ के एक क्लिनिक के कमरे में गीता शर्मा के बारे में सोचा, एक 20 साल की लड़की जो सुबह के समय उसकी बिस्तर के पास बैठी रही, क्योंकि हाँ, वह उस तरह की व्यक्ति थी। उस क्षण के बारे में जिसे श्रीमती सुमित्रा 30 से ज्यादा सालों से चुकाने की कोशिश कर रही थी, बिना यह जाने कि उसे कैसे चुकाया जाए। और उन्होंने अंजलि के बारे में सोचा, जो अपनी बाहों में एक डिब्बा लिए सीढ़ियां उतर रही थी, शहर के दक्षिण में अपनी बीमार बेटी का इंतजार कर रही थी, उस शांत ताकत के साथ जो पहचान नहीं मांगती थी, क्योंकि उसने 12 साल की उम्र से सीखा था कि पहचान हमेशा नहीं मिलती। श्रीमती सुमित्रा ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, फिर उन्हें खोला और अपने बेटे को ढूंढने गईं, ताकि वे अब जो आने वाला था उसके बारे में बात कर सकें, क्योंकि सुबह की घटना तो बस शुरुआत थी और आगे जो था वह इस बात पर निर्भर करता था कि उनमें से कोई भी इसे बर्बाद न करे। राज का शोध। उस दोपहर राज ने अंजलि को जो फोन किया वह 4 मिनट तक चला। उसने तीसरी घंटी पर उस लहजे में जवाब दिया जो यह बताता था कि फोन उसके पास था, लेकिन वह बजने का इंतजार नहीं कर रही थी। परी कैसी है? उसने कुछ और पूछने से पहले पूछा। दूसरी ओर एक छोटा सा विराम था, जैसे कि सवाल ने उसे उस क्रम से हैरान कर दिया हो जिस क्रम में वह आया था। ठीक है। जब मैं पहुंची तो वह सो रही थी। आशा देवी ने कहा कि उसने अच्छा खाया। मुझे खुशी है। खामोशी। राज। अंजलि ने कहा, क्यों फोन किया? मैं जानना चाहता था कि तुम कैसी हो। मैं ठीक हूं। क्या तुमने उस बारे में सोचा जिसके बारे में हमने बात की थी? हाँ। और एक और लंबी खामोशी। मेरे पास अभी तक कोई जवाब नहीं है। मुझे कुछ दिन चाहिए, जितने तुम्हें चाहिए। और क्या आपको तस्वीर मिली? अभी नहीं, लेकिन मुझे पता है कहाँ ढूंढना है। क्या आपने कविता से बात की? मैंने उसे एक मैसेज भेजा है जिसमें उसे जो कुछ भी वह ले गई है उसे वापस करने के लिए कहा है। उसने जवाब नहीं दिया। क्या आप उस पर दबाव डालेंगे? हाँ, लेकिन सही तरीके से। अंजलि कुछ देर चुप रही। अपना ध्यान रखना, उसने अंत में कहा और फोन काट दिया। राज फोन हाथ में लिए स्टडी में बैठा रहा, उस कुर्सी पर जहां उसके पिता उससे पहले हजारों बार बैठे थे। तस्वीर अब फ्रेम में नहीं थी। डेस्क पर खाली फ्रेम एक असहज उपस्थिति थी, किनारों वाला एक छेद। उसने दराज खोला। उसने एक छोटी तस्वीर निकाली जिसे उसने कागजात के बीच छिपा रखा था, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। उसके पिता और माँ युवा किसी समुद्र तट पर। उसकी माँ खुले बालों में किसी ऐसी चीज पर हंस रही थी जिसे फ्रेम में नहीं दिखाया गया था। उसके पिता सूरज से अपनी आंखें सिकोड़े हुए और वास्तव में जीवित होने का वह भाव। उसने उसे जमीन से सावधानी से उठाया। वह हॉल में वापस आया। कविता अभी भी सोफे पर बैठी खिड़की की ओर देख रही थी। क्यों? राज ने पूछा। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। क्योंकि मेरे पास विकल्प कम हो रहे थे, उसने अंत में कहा, धीमी आवाज में, पहले के गणना किए गए लहजे के बिना, एक ईमानदारी के साथ जो देर से आई, लेकिन आई। और मैंने सोचा कि अगर तुम्हें घर में कोई समस्या दिखेगी तो तुम्हें मेरी ज्यादा जरूरत होगी। राज ने उसे एक पल के लिए देखा। उसे गुस्सा नहीं आया, उसे कुछ ज्यादा दुख जैसा महसूस हुआ, जो गुस्से से ज्यादा संभालना मुश्किल होता है क्योंकि उसकी कोई दिशा नहीं होती। अपना ध्यान रखना कविता, उसने कहा और चला गया। उस रात राज ने तस्वीर को वापस फ्रेम में रखा। उसने घड़ी को एक मुलायम कपड़े से पोंछा और उसे दराज में रखा जहां वह हमेशा रहती थी। फिर वह देर तक डेस्क पर बैठा रहा, चुपचाप, लैंप जलाकर, और बाकी घर अंधेरे में था। उसने पिछले 8 महीनों के बारे में सोचा, कविता के साथ डिनर के बारे में, जहां उसने घर, अपनी माँ, वहां काम करने वाले लोगों के बारे में जरूरत से ज्यादा बात की थी, कि कैसे वह उस ध्यान से सुनती थी जिसे उसने रुचि समझा था और जिसे अब वह एक अलग रोशनी में देख रहा था। उसने अंजलि के बारे में सोचा, जिस तरह से उसने उस सुबह बिना आपा खोए डिब्बे को अपने सीने से लगाया था। उस सवाल के बारे में जो उसने उससे रसोई में पूछा था, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? उस समय वह पूरी तरह से जवाब नहीं दे पाया था। अब वह बेहतर जानता था। उसने फोन उठाया। रात के 10-15 बज रहे थे। वह हिचकिचाया। फिर उसने एक मैसेज लिखा, मुझे तस्वीर और घड़ी मिल गई है, वे ठीक हैं।
जब तुम बात करना चाहो मैं यहीं हूं। उसने उसे भेजा। उसने लैंप बंद कर दिया। शहर के दूसरी ओर गोविंदपुरी इलाके के अपार्टमेंट में अंजलि के रसोई की मेज पर फोन वाइब्रेट हुआ। वह रात की आखिरी शिफ्ट के बर्तन धो रही थी। उसने अपने हाथ पोंछे, मैसेज पढ़ा, उसे 2 बार पढ़ा, फिर रसोई की लाइट बंद की और यह देखने गई कि परी ठीक से सो रही है या नहीं। परी का पतन। 3 दिन बीत गए। अंजलि ने फोन नहीं किया। राज ने भी जोर नहीं दिया। उसने जो कहना था वह कह दिया था और वह समझता था, हालांकि मुश्किल से, कि अंजलि का समय उसका नहीं था। बुधवार की सुबह श्रीमती सुमित्रा ने राज को काम पर फोन किया। क्या तुम्हें अंजलि के बारे में कुछ पता है? नहीं। सोमवार के मैसेज के बाद से नहीं। मुझे भी नहीं। मैंने उसे कल लिखा था और उसने जवाब नहीं दिया। राज कंप्यूटर के सामने शांत रहा। तुमने उसे लिखा? हाँ, हमारे पास काम के रिकॉर्ड से उसका नंबर है। मैंने उसे यह पूछते हुए मैसेज भेजा था कि वह कैसी है, बस। उसने एक पल का विराम लिया। राज, मुझे नहीं पता। कुछ मुझे बताता है कि वह ठीक नहीं है। माँ, कभी कभी लोग जवाब देने में देर करते हैं। मैं 76 साल की हूं और मैं जानती हूं कि जो देर करता है और जो नहीं कर सकता, उसके बीच क्या अंतर होता है। श्रीमती सुमित्रा की आवाज शांत थी, लेकिन दृढ़, उस वजन के साथ जो उन लोगों की अंतर्ज्ञान में होता है जिन्होंने उसे परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त जीवन जिया है। जाकर देखो। मैं बिना बताए उसके घर नहीं जा सकता। वह राज, माँ, जाकर देखो। राज तुरंत नहीं गया। उसकी सुबह 10 बजे एक मीटिंग थी जिसे वह रद्द नहीं कर सकता था। लखनऊ का एक ग्राहक जो 3 हफ्ते से दिल्ली की यात्रा का समन्वय कर रहा था। मीटिंग 12:15 तक चली। 12:16 बजे वह पहले से ही कार में था। उसके पास अंजलि का ठीक पता नहीं था। उसने उसे घरेलू सहायता एजेंसी के रिकॉर्ड से प्राप्त किया, एक फोन कॉल के साथ जिसमें जरूरत से ज्यादा समय लगा, क्योंकि फोन के दूसरी ओर के लोग किसी ऐसे व्यक्ति की तात्कालिकता को समझने के लिए प्रशिक्षित नहीं थे जो यह ठीक से समझा नहीं पा रहा था कि उसे तात्कालिकता क्यों है। गोविंदपुरी इलाका दक्षिण में था। दोपहर के ट्रैफिक के साथ कार से 40 मिनट। राज उस ट्रैफिक को जानता था। उसने उस शहर के उस हिस्से में बैठके होने पर अन्य बार भी उसे चलाया था, लेकिन उसे कभी भी उतना लंबा महसूस नहीं हुआ था जितना उस बुधवार को। उसे ठीक से नहीं पता था कि वह क्या उम्मीद कर रहा था। उसकी मां की अंतर्ज्ञान सही साबित होती थी, जितनी सांख्यिकीय रूप से उचित था उससे ज्यादा बार, और राज ने उनका सम्मान करना सीख लिया था, हालांकि वह उन्हें समझा नहीं सकता था। वह दोपहर 1:15 बजे इमारत में पहुंचा। उसने अपार्टमेंट 302 के इंटरकॉम पर फोन किया। किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने फिर से फोन किया, इंतजार किया, तीसरी बार फोन किया। कौन है? आवाज एक बूढ़ी महिला की थी। वह अंजलि नहीं थी। मैं अंजलि शर्मा को ढूंढ रहा हूं। मैं उसके साथ काम करता हूं। मेरा नाम राज है। दूसरी ओर खामोशी। फिर एक गूंज। दरवाजा खुल गया। तीसरी मंजिल के दालान में उसका इंतजार कर रही महिला छोटी थी। उसके सफेद बाल बंधे हुए थे और एक फूलों वाला एप्रन था जिसने बेहतर दिन देखे थे। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, उस त्वरित और बिना माफी वाली मूल्यांकन के साथ जो किसी ने लोगों के इरादों को जरूरत से पहचानना सीखा हो। राज मल्होत्रा, उसने कहा। हाँ, उसने आपका नाम लिया था। उसने यह नहीं कहा कि उसने उसे ठीक से लिया था या गलत, बस इतना ही। मैं आशा देवी हूं, 202 नंबर से। अंजलि कहाँ है? अस्पताल में। उसने बिना किसी घुमावदार तरीके से कहा, उस व्यावहारिकता के साथ जो पहले ही सदमे से गुजर चुका हो और अब व्यवस्थित होने के हिस्से में हो। परी को आज सुबह एक दौरा पड़ा, टैकीकार्डिया। डॉक्टर ने कहा उसे आपातकालीन में ले गए। राज दालान में शांत रहा। किस अस्पताल में? संदरपुर सिटी हॉस्पिटल। नजदीकी क्लिनिक में आज सुबह बाल रोग उपलब्ध नहीं था। उन्हें वहां तक जाना पड़ा। वह अकेली गई? हाँ। आशा देवी ने उसे देखा। वह हमेशा सब कुछ अकेले ही करती है। संदरपुर सिटी हॉस्पिटल में आपातकालीन की वह रोशनी थी जो दुनिया के सभी अस्पतालों में एक जैसी होती है। सफेद, बिना किसी छाया के, बिना किसी समय के। नारंगी प्लास्टिक की कुर्सियां ज्यादातर उन लोगों से भरी थीं जो इंतजार के विभिन्न चरणों में थे। वह विशेष स्थिति जहां समय को घंटों में नहीं बल्कि खबरों में मापा जाता है। राज को अंजलि बाल रोग के प्रतीक्षालय में मिली। वह पीछे की कुर्सियों में से एक पर सीधी पीठ और हाथ घुटनों पर रखे बैठी थी। उसने वही कपड़े पहने थे जो उसे सुबह से पहने हुए होने चाहिए थे। उसकी आंखें बाल रोग इकाई के दरवाजे की ओर उसी एकाग्रता के साथ देख रही थीं जैसे कोई घंटों से उसी बिंदु को देख रहा हो, क्योंकि वही एकमात्र बिंदु था जो मायने रखता था। उसने उसे अंदर आते हुए नहीं देखा। राज धीरे से पास गया, बिना कुछ कहे बगल की कुर्सी पर बैठ गया।
पहले अंजलि ने अपना सिर घुमाया, उसे देखा और उसके चेहरे पर तेजी से कई चीजें गुजरीं। आश्चर्य, भ्रम और फिर कुछ ऐसा जो ठीक राहत नहीं थी, लेकिन उसके जैसा था। उस व्यक्ति की अभिव्यक्ति जो किसी चीज में इतना अकेला था कि किसी भी परिचित व्यक्ति की उपस्थिति हवा का वजन बदल देती है। आपको कैसे पता चला? उसने कहा। मेरी मां ने और आशा देवी ने। अंजलि ने सिर हिलाया। उसने अपनी आंखें इकाई के दरवाजे की ओर मोड़ी। परी कैसी है? राज ने पूछा। स्थिर हो गई है। आवाज नियंत्रित लगी, उस नियंत्रण के साथ जो रोने से ज्यादा महंगा होता है। टैकीकार्डिया दवा से ठीक हो गया है। वे उसे देख रहे हैं। डॉक्टर ने कहा कि यह कोई गंभीर आपातकालीन स्थिति नहीं है, लेकिन एक सामान्य से ज्यादा लंबा दौरा पड़ा था और वे उसे कुछ और घंटों के लिए निगरानी में रखना चाहते हैं। और तुम? मैं ठीक हूं राज, मैं ठीक हूं। अंजलि ने उसे देखा। तुम क्यों आए? क्योंकि मेरी मां ने मुझसे आने के लिए कहा था और क्योंकि वह सही थी। अंजलि ने जवाब नहीं दिया। उसने अपनी आंखें दरवाजे की ओर मोड़ी। क्या तुमने आज कुछ खाया? समय नहीं मिला। मैं कुछ लेने जा रहा हूं। तुम्हें क्या चाहिए? जरूरत नहीं है। मैं कुछ लेने जा रहा हूं। तुम्हें क्या चाहिए? एक ठहराव था। जो भी हो, अंजलि ने कहा। राज उठ गया। पहली मंजिल की कैफेटेरिया में गया। 2 सैंडविच मोम के कागज में लिपटे, 2 संतरे का रस और एक कॉफी के साथ लौटा, जो वह जानता था कि उसने नहीं मांगी थी, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में हमेशा जरूरी होती है। उसने सब कुछ उन दोनों के बीच की खाली सीट पर रखा। अंजलि ने बिना कुछ कहे सैंडविच उठाया, उसे खोला, धीरे धीरे खाया। उसकी आंखें अभी भी दरवाजे की ओर थीं। राज ने अपनी कॉफी पी और इंतजार किया। दोपहर 3 बजे डॉक्टर बाहर आया। वह युवा था, बाल रोग के रेजिडेंट डॉक्टरों की उस दयालु थकान के साथ। उसने अंजलि को समझाया कि परी अच्छी प्रतिक्रिया दे रही है, कि दौरा तनाव और दवा की एक खुराक के संयोजन के कारण हुआ था, जिसे समायोजन की जरूरत थी, कि वे प्रोटोकॉल को संशोधित करेंगे, कि वह उसे आधे घंटे में देख सकती है। क्या आपके कोई सवाल हैं? डॉक्टर ने पूछा। अंजलि के 5 सवाल थे। उसने उन्हें सभी क्रम से पूछे, उस सटीकता के साथ जो महीनों से डॉक्टरों की भाषा बोलना सीख रही हो, ताकि जवाब वास्तविक हों और केवल आश्वासन न दें। डॉक्टर ने सभी का जवाब दिया। वह चला गया। अंजलि बैठी रही। 1, 2, 3 सेकंड बीत गए और फिर उस पूरे दिन में पहली बार उसमें कुछ ढीला पड़ गया। यह कोई नाटकीय रोना नहीं था। यह उस तरह का रोना था जो तब आता है जब शरीर तय करता है कि सबसे जरूरी चीज बीत चुकी है और अब वह उस चीज को छोड़ सकता है जिसे वह पकड़े हुए था। चुपचाप, सिर थोड़ा झुका हुआ, हाथ घुटनों पर कसे हुए। राज ने कुछ नहीं कहा। उसने सांत्वना के शब्द नहीं ढूंढे जो उसके पास नहीं थे। वह बस कुर्सी पर पास खिसक गया और वहीं मौजूद रहा, जो उस समय वह एकमात्र चीज दे सकता था और वही चीज थी जिसकी जरूरत थी। कई मिनट बीत गए। अंजलि ने सिर उठाया, अपने चेहरे को अपने हाथ की पीठ से पोंछा, सांस ली। माफ करना, उसने कहा। तुम्हें उसके लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। यह बस। उसने एक पल का विराम लिया। मैं आमतौर पर किसी के सामने ऐसा नहीं करती। मैं जानता हूं। आपको कैसे पता? क्योंकि तुम महीनों से सब कुछ अकेले कर रही हो। यह दिखता है। अंजलि ने उसे एक पल के लिए देखा, फिर उसने अपनी आंखें सामने की ओर मोड़ी, लेकिन वह अब वही नजर नहीं थी। वह ज्यादा नरम थी, कम हथियारबंद। मुझे डर लग रहा है, उसने कहा। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, जैसे कि वह शब्द पिछली हर चीज से ज्यादा महंगा हो। आज जो हुआ उससे नहीं, बल्कि आने वाली प्रक्रिया से, उस पैसे से जो मेरे पास नहीं है, कि कुछ गलत हो जाए और मैं कुछ न कर सकूं क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। प्रक्रिया कब है? अभी कोई तारीख नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि साल खत्म होने से पहले। कितना खर्च होगा? राज, कितना खर्च होगा? अंजलि। उसने उसे देखा और उस नजर में अभी भी स्वाभिमान था, लेकिन यह अब सप्ताह की शुरुआत वाला बख्तरबंद स्वाभिमान नहीं था। यह किसी ऐसे व्यक्ति का थका हुआ स्वाभिमान था जिसने इतने लंबे समय तक अकेले बोझ उठाया था कि वह अब ठीक से नहीं जानता था कि किसी को पास आने देना कैसे, स्वीकार करे बिना यह माने कि वह उसे कुछ देने वाला है। 8 लाख रुपये, उसने कहा। प्रक्रिया और रिकवरी के बीच तुमने कितना बचाया है? 1,80,000। राज ने सिर हिलाया। उसने अभी तक कुछ नहीं कहा। अंजलि ने उसे देखा। मैं आपसे वह मांगने नहीं आई थी, उसने कहा। मैं जानता हूं तुम कुछ नहीं मांगती। यह मैंने इस सप्ताह सीखा। तो नहीं अंजलि, उसने सीधे उसे देखा। मुझे सोचने दो इससे पहले कि तुम वह मना कर दो जो मैंने तुम्हें अभी तक पेश नहीं किया है। खामोशी। ठीक है, उसने एक पल बाद कहा।
प्रतीक्षालय अपनी निरंतर गतिविधि के साथ पृष्ठभूमि में जारी रहा। एक कोने में कोई रो रहा था, कोई और फोन पर किसी बात पर हंस रहा था। एक बच्चा कुर्सियों के बीच दौड़ रहा था, जब तक कि एक आवाज ने उसे नहीं रोका। बाकी सभी का जीवन पहले जैसा ही चलता रहा, यह जाने बिना कि संदरपुर सिटी हॉस्पिटल के एक कमरे में 2 नारंगी प्लास्टिक की कुर्सियों पर कुछ धीरे धीरे बदल रहा था, जैसे वास्तविक चीजें बदलती हैं, बिना किसी घोषणा के, बिना संगीत के, बिना किसी के अभी तक उसे नाम दिए। क्या मैं उसे देख सकता हूं जब वे उसे अंदर जाने दें? राज ने पूछा। अंजलि ने उसे देखा। आप उसे क्यों देखना चाहेंगे? क्योंकि वह तुम्हारी बेटी है और क्योंकि मैं उससे मिलना चाहता हूं। लंबा ठहराव। हाँ, अंजलि ने कहा, तुम उसे देख सकते हो। दोपहर 3:30 बजे उन्होंने बाल रोग इकाई का दरवाजा खोला। परी एक छोटे बिस्तर पर थी, जिसके बगल में एक मॉनिटर था जो उसके दिल को स्थिर संख्याओं की उस आश्वस्त करने वाली निरंतरता के साथ मापता था। जब वे अंदर आए तो उसकी आंखें खुली थीं, घुंघराले बाल तकिए पर थोड़े उलझे हुए थे। एक नर्स ने उसकी कलाई पर हाथ से दिल का चित्र बनाया हुआ एक कंगन पहनाया था, जो बाल रोग वाले कमरों को कम डरावना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मम्मी, उसने कहा। आवाज छोटी, अभी भी थोड़ी कर्कश थी। अंजलि 3 कदमों में कमरे को पार कर गई और बिस्तर के किनारे पर बैठ गई। उसने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया, माओं की उस विशिष्ट कोमलता के साथ जो ठीक ठीक जानती हैं कि कितना दबाव ज्यादा होता है। मैं यहां हूं, उसने कहा। तुम्हें कैसा लग रहा है? मेरा दिल तेज था, अब यह ज्यादा शांत है। डॉक्टरों ने इसे ठीक कर दिया। मैं आज घर जा रही हूं। कल, आज हम यहीं सोएंगे। परी ने इसे बच्चों की उस व्यावहारिक त्याग के साथ स्वीकार किया जिन्होंने अस्पतालों में समय बिताया हो। उसने दरवाजे की ओर देखा, राज को दहलीज पर खड़ा देखा। वह आदमी कौन है? उसका नाम राज है, अंजलि ने कहा। मैं उसके साथ काम करती हूं। राज दरवाजे से आगे नहीं बढ़ा। वह उसकी जगह नहीं थी और वह जानता था। परी ने उसे अपनी गहरी और सीधी आंखों से देखा। आप अस्पताल क्यों आए? यह देखने के लिए कि तुम कैसी हो। राज ने जहां खड़ा था वहीं से कहा। और मैं कैसी हूं? मुझे बताया गया है कि आज सुबह से बेहतर हूं। परी ने एक पल के लिए इस पर विचार किया, फिर उसने अपनी मां को देखा। उसका चेहरा गंभीर आदमी जैसा है। उसने धीमी आवाज में कहा, जैसे वह उसे सुन नहीं सकता। राज ने सुना और उस पूरे सप्ताह में पहली बार उसके चेहरे पर कुछ ढीला पड़ गया। वह ठीक मुस्कान नहीं थी। वह मुस्कान से पहले जो आता है जब कुछ ऐसी जगह को छूता है जो लंबे समय से बंद थी। तुम सही हो, उसने परी से कहा, लेकिन मैं उस पर काम कर रहा हूं। बच्ची ने उसे देखा, फिर अपनी मां को देखा और अंजलि, जिसने परी का हाथ अपने हाथों में ले रखा था, ने राज की ओर नजर उठाई, एक ऐसी अभिव्यक्ति के साथ जो अभी तक पूरी माफी नहीं थी, न ही पूरी तरह से बहाल विश्वास था, न ही उन चीजों में से कोई भी थी जिनमें समय लगता है और जल्दबाजी नहीं की जा सकती। लेकिन वह कुछ था। वह किसी चीज की शुरुआत थी। आगमन। परी शाम 5 बजे सो गई। उसका हाथ अंजलि के हाथ में था। अंजलि तब तक इंतजार करती रही जब तक उसे यकीन न हो गया कि नींद असली थी, न कि बच्चों की अस्पताल में होने वाली वह नाजुक नींद जहां कोई भी आवाज उन्हें वापस ले आती है। फिर धीरे से उसने अपना हाथ निकाला, दालान में चली गई। राज दीवार के सहारे कुर्सी पर बैठा था, कोहनी घुटनों पर और नजर जमीन पर। वह 3 घंटे से उस अस्पताल में था बिना किसी के उसे रुकने के लिए कहे। जब उसने उसे बाहर आते हुए सुना तो उसने नजर ऊपर उठाई। वह सो रही है, अंजलि ने कहा। ठीक है। वह सामने की दीवार पर सहारा लेकर खड़ी हो गई। दालान में बाल रोग में शाम की वह शांति थी, जब दिन के जरूरी काम खत्म हो चुके होते हैं और जो बचा होता है वह शांत इंतजार होता है। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, राज ने कहा। बताओ। मैं परी की प्रक्रिया का भुगतान करूंगा। अंजलि ने अपना मुंह खोला। उसने धीरे से एक हाथ उठाया। पहले मेरी बात सुनो। उसने हाथ नीचे किया। मैं तुम्हें यह दान के रूप में नहीं कह रहा हूं। मैं तुम्हें कुछ भी खरीदने के लिए या था तुम्हें यह महसूस कराने के लिए नहीं कह रहा हूं कि तुम मुझ पर एहसानमंद हो। मैं तुम्हें यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने एक गलती की थी जिसकी तुम्हें ऐसे समय में काम और स्थिरता के दिन खोने पड़े जब तुम उन्हें खोने की स्थिति में नहीं थी, और क्योंकि एक ज्यादा लंबा क्षण है जो तुम्हारे और मेरे मिलने से पहले का है और जो ठीक मेरा नहीं है, लेकिन मैं ही एकमात्र हूं जो अब उसे चुका सकता हूं। अंजलि ने उसे लंबे समय तक देखा। कर्ज ऐसे काम नहीं करते हैं, उसने कहा। मैं जानता हूं, लेकिन जब तुम उसे करने में देर करते हो तो सही काम ऐसे ही काम करता है। दालान में खामोशी बनी रही। दूर कोई एक गाड़ी को धीरे से धकेल रहा था जो धीरे से चरमरा रही थी। मैं आज रात हाँ नहीं कहूंगी, अंजलि ने कहा।
मैं आज रात तुमसे नहीं पूछ रहा हूं। मुझे सोचने की जरूरत है, ठीक है? और मुझे जरूरत है कि तुम समझो कि अगर मैं हाँ कहती हूं तो यह नहीं बदलता कि मैं कौन हूं या मैं काम से क्या उम्मीद करती हूं। मैं समझता हूं। सच में? राज ने उसे देखा। सच में अंजलि? उसने सिर हिलाया। उसने उस कमरे के दरवाजे की ओर देखा जहां परी सो रही थी। उसकी अभिव्यक्ति में अभी तक शांति नहीं थी, लेकिन वह उसके करीब थी। उस तरह की चीज जो तब होती है जब कोई इतने लंबे समय तक किसी चीज को अकेले पकड़े रखता है कि जब कोई मदद करने के लिए पास आता है तो शरीर को विश्वास करने में समय लगता है। आज आने के लिए धन्यवाद, उसने अंत में कहा। मुझे रुकने देने के लिए धन्यवाद। अंजलि ने जवाब नहीं दिया। वह परी के कमरे में वापस चली गई। राज अभी भी कुछ मिनटों के लिए दालान में रहा। फिर उसने फोन उठाया और अपनी मां को लिखा, परी ठीक है, अंजलि भी, मैं आ रहा हूं। जवाब 1 मिनट से भी कम समय में आ गया। ठीक है, खाने आओ, मैंने खिचड़ी बनाई है। राज ने फोन रखा और उस पूरे सप्ताह में पहली बार उसके अंदर कुछ जो कसकर बंद था वह पूरी तरह से ढीला पड़ गया, जिसका कोई मोल नहीं। परी को गुरुवार की दोपहर अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अंजलि उसे टैक्सी में घर ले गई। बच्ची पूरी यात्रा के दौरान उसके कंधे पर सोती रही। आशा देवी का अपार्टमेंट का दरवाजा खुला था और चूल्हे पर गर्म सूप रखा था। उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा। उन्होंने बस परी को अंजलि की बाहों से ले लिया ताकि वह अपना कोट उतार सके, और यह पर्याप्त था। उस दोपहर राज ने फोन किया। क्या आप ठीक से पहुंच गए? हाँ। परी कैसी है? आराम कर रही है। वह ठीक है। एक ठहराव था। अंजलि, मैंने कल रात जो बात की थी उस बारे में सोचा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि प्रस्ताव पक्का है, बिना शर्त, बिना समय सीमा के, जब तुम तय करो। अंजलि रसोई में बैठी थी। परी के कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था ताकि वह उसे सुन सके। उसने 1,80,000 के बारे में सोचा जो उसने बचाए थे, उन संख्याओं के बारे में जो ठीक नहीं थीं, परी के चेहरे के बारे में जिसके बगल में हृदय मॉनिटर था। मैं स्वीकार करती हूं, उसने कहा। दूसरी ओर खामोशी। निश्चित हो? हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त के साथ। बताओ। इसे एक क्षण के रूप में दर्ज करो। मैं इसे किश्तों में चुकाऊंगी जैसे तुम कर सकती हो, बिना ब्याज के। मैं इसे किसी और तरह से स्वीकार नहीं करती। राज को एक पल लगा। ठीक है, उसने कहा। सच में? ठीक है, सच में। अंजलि ने परी के कमरे की ओर देखा। खुले दरवाजे से बिस्तर का किनारा दिख रहा था। एक छोटा हाथ चादर पर फैला हुआ था। तुम काम पर कब वापस आओगी? राज ने पूछा। सोमवार को, अंजलि ने कहा। अगर वे मुझे अभी भी वहां चाहते हैं, हम सोमवार को तुम्हारा इंतजार करेंगे। शनिवार को राज और श्रीमती सुमित्रा गोविंदपुरी के अपार्टमेंट में गए। यह हफ्तों पहले से नियोजित दौरा नहीं था। यह उन दौरों में से एक था जो उसी सुबह तय किए जाते हैं जब श्रीमती सुमित्रा ने नाश्ते में कहा कि वह जानना चाहती हैं कि अंजलि कहाँ रहती है, और राज ने हाँ कहा, बिना ज्यादा सोचे, जो कभी कभी हाँ कहने का सही तरीका होता है। वे फल, समोसे और परी के लिए एक खिलौना ले गए जिसे श्रीमती सुमित्रा ने इतनी गंभीरता से चुना कि राज को रोमांचक लगा, बिना यह जाने कि क्यों। अंजलि ने उन्हें दरवाजे पर उस अभिव्यक्ति के साथ प्राप्त किया जो वास्तविक स्वागत और किसी ऐसे व्यक्ति की असहजता का मिश्रण था जो कुछ लोगों को कुछ जगहों पर प्राप्त करने का आदी नहीं था। अपार्टमेंट छोटा था और श्रीमती सुमित्रा ऐसे अंदर आईं जैसे वह ठीक सही आकार का हो। कितना सुंदर पौधा है, उन्होंने सीधे खिड़की पर रखी तुलसी की ओर जाते हुए कहा। मैं इसे 2 साल से पाल रही हूं, अंजलि ने कहा। दिखता है। श्रीमती जी ने अपनी उंगलियों से एक पत्ती को छुआ। मेरी मां के पास वाराणसी में भी ऐसा ही एक पौधा था। वह कहती थीं कि रसोई में तुलसी के पौधे शांति लाते हैं। परी कमरे से निकली, अभी भी पजामे में, घुंघराले बाल सभी दिशाओं में अपना मानदंड बना रहे थे। उसने आगंतुकों को 4 साल के बच्चों के उस सीधे और अपरिवर्तनीय मूल्यांकन के साथ देखा। तुम खिचड़ी वाली श्रीमती हो, उसने श्रीमती सुमित्रा से कहा। श्रीमती जी ने उसे देखा। तुम्हें खिचड़ी के बारे में कैसे पता चला? मेरी मम्मी ने बताया कि आप गंभीर आदमी के लिए खिचड़ी बनाती हैं। श्रीमती सुमित्रा ने राज को पूरी संतुष्टि के साथ देखा। गंभीर आदमी, उन्होंने दोहराया। कितना सटीक वर्णन। राज ने परी को देखा। मुझे लगा था कि हमने तय किया था कि मैं उस पर काम कर रहा हूं। परी ने इस पर विचार किया। हाँ, लेकिन आपने अभी तक खत्म नहीं किया, उसने कहा और खिलौना ढूंढने के लिए कमरे में वापस चली गई, उस सहजता के साथ जो कोई अभी अभी बिना अपील के तर्क को बंद कर देता है। श्रीमती सुमित्रा हंसी। यह उन हंसियों में से एक थी जो कुछ खुला होने का संकेत देती है, कुछ ऐसा जो लंबे समय से बाहर निकलना चाहता था। अंजलि भी हंसी, ज्यादा धीरे।
उस हंसी के साथ जो लोगों में तब होती है जब वे बिना जाने अपनी चौकसी छोड़ देते हैं। राज ने उन तीनों को देखा, अपनी मां को, अंजलि को, परी को, हाथ में खिलौना लिए वापस दौड़ते हुए, और उसने कुछ ऐसा महसूस किया जिसे वह उस समय ठीक से नाम नहीं दे पाया, लेकिन जो सही जगह पर होने जैसा बहुत कुछ था। जाने से पहले श्रीमती सुमित्रा थोड़ी देर के लिए अंजलि के साथ रसोई में अकेली रहीं, जबकि राज हॉल के फर्श पर परी के साथ एक खेल खेल रहा था जिसे लड़की ने तुरंत ईजाद किया था और जिसके नियम हर 2 मिनट में बदलते रहते थे। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूं, श्रीमती सुमित्रा ने कहा। अंजलि ने उन्हें देखा। आपने कुछ भी गलत नहीं किया, श्रीमती सुमित्रा। हाँ, मैंने किया। मुझे बोलने में देर लगी। मैं जानती थी कि राज क्या करने वाला है और मैंने बहुत ज्यादा इंतजार किया। श्रीमती जी ने उसकी नजर बनाए रखी और मुझे तुम्हें उससे ज्यादा कुछ और देना है। मैं तुम्हें देना चाहती हूं और मैं तुम्हारी मां को 30 से ज्यादा सालों से देना चाहती थी। काश वह जान पाती कि उसकी बेटी ठीक वैसी ही है जैसी वह थी। अंजलि ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने अपने हाथों को काउंटर पर देखा। उसने मुझे सिखाया कि सच में मदद करने में कभी कभी कुछ खर्च होता है। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता कि आपको याद है या नहीं। मुझे ठीक ठीक याद है। तो आप जानती हैं कि मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। उसने वह इसलिए किया क्योंकि वह चाहती थी। मैं यहां काम करती हूं क्योंकि मैं चाहती हूं। आगे जो होगा वह भी इसलिए होगा क्योंकि मैं चाहती हूं। श्रीमती सुमित्रा ने उसे एक पल के लिए देखा, फिर उन्होंने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा। उनका वह इशारा जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। गीता बहुत गर्व महसूस करती, उन्होंने कहा। अंजलि ने नजर ऊपर उठाई और इस बार वह धीरे से, बिना आवाज के रोई, उसी विवेक के साथ जिसके साथ वह सब कुछ करती थी। श्रीमती सुमित्रा ने और कुछ नहीं कहा। वह बस वहीं खड़ी रही। उसका हाथ उसके हाथ पर था, जबकि बाहर हॉल में परी राज को समझा रही थी कि वह फिर से क्यों हार गया था और खेल के नियम 10 मिनट में चौथी बार बदल रहे थे। 3 महीने बाद परी की प्रक्रिया नवंबर में हुई। यह 2 घंटे 40 मिनट तक चली। अंजलि क्लिनिक के दालान में अपने हाथ घुटनों पर रखे और आंखें दरवाजे पर टिकाए इंतजार करती रही, जैसे वह संदरपुर सिटी हॉस्पिटल में इंतजार करती थी, जैसे वह सालों से अकेले चीजों का इंतजार करती थी, सिवाय इसके कि इस बार वह अकेली नहीं थी। श्रीमती सुमित्रा उसके दाहिनी ओर माला फेरते हुए बैठी थी। इतनी धीमी आवाज में प्रार्थना कर रही थी कि यह लगभग केवल होठों का हिलना था। राज उसके बाईं ओर शांत बैठा था, कोहनी घुटने पर टिकाए और नजर सामने की ओर। इंतजार के दौरान तीनों में से किसी ने ज्यादा बात नहीं की। इसकी जरूरत नहीं थी। जब डॉक्टर अच्छी खबर के भाव के साथ बाहर आया तो अंजलि उसके मुंह खोलने से पहले कुर्सी से उठ गई। उसने उसके चेहरे पर इसे पढ़ा और जो हवा उसने छोड़ी वह उन हवाओं में से थी जो ऑक्सीजन से कहीं ज्यादा अंदर रखती हैं। यह पूरी तरह से सफल रहा, डॉक्टर ने कहा। परी रिकवरी में है, 1 घंटे में आप उसे देख सकते हैं। श्रीमती सुमित्रा ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। राज ने अंजलि के कंधे पर हाथ रखा, एक संक्षिप्त इशारा, बिना शब्दों के, जो ठीक वही कहता था जो कहना था। अंजलि ने उसे देखा। धन्यवाद, उसने कहा। मुझे धन्यवाद मत दो, आप दोनों को, उसने कहा। आप दोनों को। अंजलि के वसंत कुंज के घर में काम पर लौटने के सोमवार के 3 महीने बाद कुछ चीजें बदल गई थीं और कुछ वैसी ही थीं जो वैसा ही था। अंजलि रात 10 बजे आती थी और सुबह 2 बजे जाती थी। वह अपना काम हमेशा की तरह उसी सटीकता के साथ करती थी। सफाई कक्ष की शेल्फ पर परी की तस्वीर उसी जगह पर थी, हालांकि अब उसके बगल में एक नई तस्वीर थी। परी और श्रीमती सुमित्रा पार्क में एक रविवार को ली गई जब श्रीमती जी ने उन दोनों को टहलने के लिए बुलाया था, जो बदल गया था। कुछ रातें जब अंजलि अपना काम खत्म कर लेती थी और श्रीमती सुमित्रा सो नहीं पाती थीं, तो वे अब रसोई में छिपी हुई नहीं बैठती थीं। वे लाइट जलाकर मेज पर 2 कप चॉकलेट के साथ बैठती थीं, और अगर राज पानी लेने नीचे आता था तो कभी कभी वह भी कुछ देर के लिए बिना किसी बहाने के रुक जाता था। बस यूं ही अंजलि हर महीने पहले दिन नियमित रूप से क्षण चुकाती थी, एक ट्रांसफर के रूप में। राज ने उसे कभी भी तेजी से या धीमी गति से करने के लिए नहीं कहा। यह समझौता था और समझौते का सम्मान किया जाता था। प्रक्रिया के 2 हफ्ते बाद परी के गालों का रंग वापस आ गया। हृदय रोग विशेषज्ञ ने कहा कि दिल ठीक वैसे ही प्रतिक्रिया दे रहा था जैसी उन्हें उम्मीद थी कि जांच जारी रहेंगी, लेकिन भविष्य अच्छा था। जब अंजलि ने श्रीमती सुमित्रा को यह बताया तो श्रीमती जी एक पल के लिए चुप रहीं। फिर उन्होंने कहा, उस बच्ची का दिल हमेशा मजबूत था, उसे बस इसे साबित करने के लिए मदद की जरूरत थी। अंजलि ने सोचा कि यह अन्य चीजों और अन्य लोगों के बारे में भी कहा जा सकता है।
जनवरी की एक रात राज उसे दालान में मिला जब वह जा रही थी। देर हो चुकी थी, घर में सन्नाटा था। वह स्टडी में देर तक काम करने के बाद आया था और वह आखिरी कमरा खत्म कर रही थी। वे दालान में दो लोगों की सहजता के साथ मिले, जिन्हें अब यह बताने की जरूरत नहीं थी कि वे एक ही जगह पर क्यों थे। परी कैसी है? उसने पूछा। ठीक है। उस हफ्ते उसने अपना नाम लिखना सीखा, पूरा PARI, सब कैपिटल में, क्योंकि वह कहती है कि उसका नाम महत्वपूर्ण है। राज मुस्कुराया, पहले की दबी हुई आधी मुस्कान नहीं, एक वास्तविक। वह सही कहती है, अंजलि ने कहा। उसने उसे एक पल के लिए देखा, फिर दरवाजे के पास हुक से अपना बैग उठाया। शुभ रात्रि राज। शुभ रात्रि अंजलि। वह सीढ़ियां उतरकर सड़क पर चली गई। उस समय वसंत कुंज शांत था। घरों की लाइटें एक एक करके बुझ रही थीं। दिल्ली में जनवरी की हवा ठंडी और साफ थी, वह ठंड जो परेशान नहीं करती बल्कि ताजगी देती है। अंजलि जेबों में हाथ डाले और कुछ ऐसा लेकर बस स्टॉप की ओर चली जो बहुत कुछ हल्केपन जैसा था। यह उत्साह नहीं था, यह कुछ ज्यादा शांत और ज्यादा सच्चा था। यह वह वजन था जो तब महसूस होता है जब जो चीजें कोई उठाता है उनका सही आकार होने लगता है। उसने अपनी माँ गीता शर्मा के बारे में सोचा, जो लखनऊ की एक सुबह एक अपरिचित व्यक्ति के बिस्तर के पास बैठी रही, क्योंकि वह उस तरह की व्यक्ति थी जिसे कभी नहीं पता चला कि उसने क्या बोया था, जिसे जानने का समय नहीं मिला। लेकिन कभी कभी जो चीजें हम बोते हैं वे हमारे जाने के बाद बढ़ती हैं। कभी कभी बच्चे उस कहानी को पूरा करते हैं जिसे माता पिता ने आधा छोड़ दिया था। बस अपनी पीली बत्तियों के साथ सड़क के अंधेरे में आई। अंजलि ऊपर चढ़ी, खिड़की के पास बैठ गई और जबकि दिल्ली बाहर गुजरती रही, अपनी पूरी गति और अपने शोर और अपने न रुकने वाले जीवन के साथ, उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। और बहुत समय में पहली बार उसने संख्याओं के बारे में नहीं सोचा, उसने केवल परी के बारे में सोचा, जिसे अब अपना नाम लिखना आता था, और यह कि उसकी बेटी का दिल अंत में ठीक से धड़क रहा था। अंत, फाइल पाठ, सादा का अंत। मिलनसार एक ऐसे अमीर आदमी की कहानी है जिसने अपनी साफ सफाई कर्मचारी अंजलि शर्मा को बेवजह नौकरी से निकाल दिया था। उसके बाद राज मल्होत्रा की मां श्रीमती सुमित्रा मल्होत्रा के कुछ कहने से हालात पूरी तरह बदल जाते हैं। कहानी की शुरुआत एक सोमवार की सुबह से होती है, जब अंजलि शर्मा राज मल्होत्रा के वसंत कुंज स्थित घर में काम पर आती है और दरवाजे के सामने एक गत्ते का डिब्बा देखती है। इस डिब्बे में अंजलि का सारा सामान भरा हुआ था, जो उसने 16 महीने के काम के दौरान इकट्ठा किया था, जिसमें उसकी बेटी परी की लेमिनेटेड तस्वीर भी थी। राज वहां खड़ा था और उसने अंजलि से कहा कि उसे अब और काम पर नहीं आना है। जब अंजलि ने कारण पूछा तो राज ने टाल मटोल करते हुए कहा कि घर की चीजों के इन्वेंट्री में कुछ गड़बड़ है और उसे लगता है कि अंजलि ईमानदार नहीं है। अंजलि ने किसी भी चोरी से इनकार किया, लेकिन राज अपने फैसले पर अडिग रहा। तभी राज की मां श्रीमती सुमित्रा मल्होत्रा घर के दरवाजे से तेजी से निकलीं और अंजलि को रोकने लगीं। उन्होंने राज से पूछा कि उसने अंजलि को क्यों निकाला है, जबकि अंजलि हमेशा वफादार और मेहनती रही थी। श्रीमती सुमित्रा ने बताया कि अंजलि ही अकेली ऐसी व्यक्ति थी जो उनकी देखभाल करती थी और उनकी तकलीफों में साथ देती थी। उन्होंने राज से कहा कि उसे कुछ बातें बतानी हैं जो उसे पहले ही बता देनी चाहिए थीं। राज अपनी मां की इस प्रतिक्रिया से हैरान था, लेकिन उसने उनकी बात सुनी। श्रीमती सुमित्रा ने अंजलि और राज को स्टडी रूम में बुलाया और बताया कि 1989 में जब वह लखनऊ के एक क्लिनिक में भर्ती थीं और गंभीर रूप से बीमार थीं, तब एक युवा नर्स गीता शर्मा ने उनकी जान बचाई थी। गीता उनकी देखभाल करती थी, उन्हें दिलासा देती थी और डॉक्टरों से भी बात की थी, जिसके बाद उनकी सर्जरी सफल हुई थी। बाद में जब श्रीमती सुमित्रा गीता का शुक्रिया अदा करने गईं, तो उन्हें पता चला कि गीता शहर छोड़कर चली गई थी। सालों बाद अंजलि के साथ बातचीत के दौरान अंजलि ने बताया कि उसकी मां का नाम भी गीता शर्मा था और वह लखनऊ में नर्स थीं, जिससे श्रीमती सुमित्रा को एहसास हुआ कि अंजलि उसी गीता शर्मा की बेटी है जिसने उनकी जान बचाई थी। श्रीमती सुमित्रा ने राज को यह भी बताया कि अंजलि रात की शिफ्ट में काम करती थी ताकि वह दिन में अपनी बेटी परी की देखभाल कर सके, जिसे हृदय रोग था और जिसके इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। यह सुनकर राज को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे यह भी याद आया कि उसकी प्रेमिका कविता रस्तोगी ने ही उसे अंजलि के खिलाफ भड़काया था और घर में गायब हुई चीजों के बारे में उसे संदेह में डाला था। राज ने कविता का सामना किया। कविता ने शुरू में इनकार किया, लेकिन जब राज ने उससे अपने पिता की तस्वीर और दादाजी की घड़ी के बारे में तीखे सवाल पूछे, तो उसने स्वीकार किया कि उसने ही वे चीजें छुपाई थीं, ताकि राज को लगे कि उसे कविता की ज्यादा जरूरत है। राज ने कविता से रिश्ता तोड़ दिया। बाद में राज
श्रीमती सुमित्रा के कहने पर अंजलि को ढूंढते हुए संदरपुर सिटी हॉस्पिटल पहुंचा, जहां परी को टैकीकार्डिया के कारण भर्ती कराया गया था। अंजलि अकेली थी और राज ने उसे सहारा दिया। उसने अंजलि से परी के इलाज का खर्च उठाने की पेशकश की, लेकिन अंजलि ने इसे एक ऋण के रूप में स्वीकार करने पर जोर दिया, जिसे वह किश्तों में चुकाएगी। राज ने उसकी शर्त मान ली। परी का हृदय प्रक्रिया नवंबर में हुई और वह सफल रही। 3 महीने बाद अंजलि राज के घर में काम पर लौट आई थी। अब वह श्रीमती सुमित्रा के साथ रात को खुले में बैठती थी, बातें करती थी। राज भी कभी कभी उनके साथ शामिल हो जाता था। अंजलि अपना ऋण हर महीने चुकाती थी। परी धीरे धीरे ठीक हो रही थी और डॉक्टर ने बताया कि उसका भविष्य अच्छा था। कहानी का अंत अंजलि के बस स्टॉप पर खड़े होकर अपनी मां गीता शर्मा के बारे में सोचने से होता है, जिसने कभी निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद की थी। अंजलि को एहसास होता है कि कभी कभी जो बीज हम बोते हैं वे हमारे जाने के बाद भी बढ़ते रहते हैं, और बच्चे कभी कभी वह कहानी पूरी करते हैं जिसे उनके माता पिता ने आधा छोड़ दिया था। उसे खुशी होती है कि परी का दिल अब ठीक से धड़क रहा था।